मैं विवरण पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ। आखिरकार मैं सप्ताह में 6 बार मानसिक शरण में रहता हूँ। कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद वे 10 मिनट के अंतराल पर शूटिंग रेंज से चले गए। क्लेन ने सोने की अपनी तीव्र इच्छा पर काबू पाया और एक सार्वजनिक गाड़ी से डैफोडिल स्ट्रीट वापस चला गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी बहन सोफे पर बैठी है। वह न तो पढ़ रही थी और न ही मशीनरी के पुर्जों से छेड़छाड़ कर रही थी। वह बस एकटक सामने की ओर देख रही थी, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। अपनी दाढ़ों को धीरे से थपथपाते हुए क्लेन ने अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय किया और हैरान होकर पूछा, मेलिसा क्या कुछ हुआ? अपनी आभा के रंगों के आधार पर वह स्वस्थ दिखती है, पहले की तरह कुपोषित नहीं। मेलिसा ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली और अपने होंठ भींच लिए, फिर रसोई की ओर देखा जहां से कुछ शोर हो रहा था। बेला अपने परिवार द्वारा घर पर नाश्ता तैयार करने के तरीके की सिफारिश कर रही है। उसने कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं आज सुबह इसे आजमाने के लिए सहमत हो गया। ये कौन सा तरीका है? क्लेन को एक अशुभ एहसास हुआ। बचे हुए सभी को एक बर्तन में पकाना, फिर पानी और ब्रेड डालना। मेलिसा ने धीरे से दोहराया, यह अज्ञात मूल के भोजन के लिए मानक नुस्खा है। क्लेन ने अपने माथे पर चुटकी ली। इसलिए हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेलिसा ने अपने होंठ चबाए और सिर हिलाया। बहन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जीवन पर सवाल उठा रही हैं। क्लेन ने अपना गला साफ किया और हंसने की अपनी इच्छा को दबा दिया। फिर उसने पूछा, बेंसन कहाँ है? बाथरूम में। मेलिसा अपनी स्तब्धता से मुक्त हो गई क्योंकि उसकी आंखों में चमक वापस आ गई। उसी वक्त उसे बाथरूम से फ्लशिंग की आवाजें सुनाई दी। बेंसन हाथ में अखबार लेकर बाहर आए। मेरे प्रिय क्लेन, क्या हम आपके लिए नाश्ते का एक हिस्सा लाएंगे? नहीं, मैं पहले ही खा चुका हूँ। क्लेन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसने सुबह डेक्स्टर से मिलने की योजना बनाई, अन्यथा वह रोजन से उसके लिए नाश्ता नहीं खरीदवा पाता। कितना खेदजनक है, अन्यथा आप मेरे पाक कौशल पर अपने विचार बदल देंगे और इसके बारे में आत्मविश्वास से भर जाएंगे। बेंसन ने आत्मनिंदा भरी हंसी छोड़ी। इस समय मेलिसा ने कुछ देखा। वह क्लेन की ओर देखने लगी और बोली, आज तुम काफी देर से वापस आए। बहन, अधिक मासूम और जीवंत बनो। हर समय मेरे बारे में चिंता मत करो। अभी तुम जिस स्थिति में थे वह बहुत अच्छी थी। क्लेन तुरंत मुस्कुराया। मेरे पास अच्छी खबर है, आपने पुलिस विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और क्या आपको बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है? मेलिसा ने बिना सोचे समझे पूछा। बेंसन भी मुस्कुराए और सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्लेन ने अपनी टोपी पकड़ ली और लिविंग रूम के किनारे पर खड़ा हो गया। उन्होंने मनोरंजन करते हुए कहा, मैं आप लोगों को इस तरह आश्चर्यचकित कैसे कर सकता हूँ? इसके बाद उन्होंने सूखी खांसी के साथ कहा, हाँ, मेरी सैलरी कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने हाल ही में प्रति सप्ताह 4 अतिरिक्त पाउंड की बढ़ोतरी को छुपाया। उसका इरादा अपने लिए एक छोटा सा गुल्लक जमा करने का था। आखिरकार वह केवल अचिन्हित खाते में मौजूद पैसों पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा यह उल्लेख करना कि उसका वेतन कई गुना बढ़ गया था उसके भाई बहनों को डराने के लिए पर्याप्त था। 6 पाउंड। मेलिसा ने इसे अजीब पाते हुए आश्चर्य से कहा, मुझे सचमुच अपनी नौकरी बदलने की जरूरत है। बेंसन ने अपनी हेयरलाइन को सहलाया। क्लेन द्वारा उसे प्रदान की गई जानकारी के साथ वह अपनी पढ़ाई में बहुत प्रयास कर रहा था। क्लेन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना मेलिसा ने प्रसन्न भाव से कहा, उस स्थिति में हमारे सामान्य खर्चों में कटौती करने के बाद आप एक विवाह योग्य सज्जन के मानकों को पूरा करने के लिए 2 या 3 वर्षों में पर्याप्त धन बचाने में सक्षम होंगे। खैर, यह एलिजाबेथ ही थी जिन्होंने मुझे मानकों के बारे में बताया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्लेन ने हैरान होकर खुश होते हुए कहा, यह तो बहुत दूर की बात है। क्या हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए? मैं घोषणा करता हूँ कि आज से हमारा मुख्य भोजन सफेद ब्रेड बन जाएगा। मेरे काम का बोझ कम होने के बाद हम विभिन्न रेस्तराओं के व्यंजनों का स्वाद लेने जाऊंगा। मेलिसा ने उसकी ओर देखा और जैसे कि उसने सुना ही नहीं कि क्लेन ने क्या कहा था, उसने कहा, बेंसन और मैं सेंट सेलेना कैथेड्रल में मास में भाग ले रहे हैं, क्या आप आना चाहते हैं? मैं प्रतिदिन देवी की स्तुति कर रहा हूँ। क्लेन हंसा। मुझे नींद पूरी करनी है। वह दोपहर 12:30 बजे तक सोता रहा। बेंसन और मेलिसा के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद उन्होंने लाल चिमनी वाले सभी घरों की खोज करने के अपने मिशन को जारी रखा। जब देर रात हो गई तो उसने अपने कमरे को आध्यात्मिकता से सील कर दिया और स्पिरिट गाइड डेली के दूत को बुलाने के लिए अनुष्ठान करने की तैयारी की। क्लेन के लिए एक साधारण अनुष्ठान स्थापित करना सांस लेने जितना आसान था। बहुत जल्द उसने सामग्री तैयार कर ली और उसने स्वयं का प्रतिनिधित्व करने वाली मोमबत्ती जलाई। डेस्क पर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी को देखते हुए क्लेन के मन में किसी चौंकाने वाले कारण से एक मनोरंजक विचार आया। क्या इसे मेरी याद में मोमबत्ती की रोशनी में जुलूस निकालना माना जाएगा? बकवास, मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने अपने विचारों पर लगाम लगाए और ब्लैक रॉट एंड फ्लावर पाउडर उठाया जो मौत के क्षेत्र से संबंधित था और इसे मोमबत्ती पर छिड़क दिया। बदले में उसे एक ऐसी गंध का एहसास हुआ जो उसके पिछले जीवन के फॉर्मेल्डिहाइड के समान थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने फुल मून एसेंस ऑयल, जो एवरनाइट की पसंदीदा वस्तु थी, टपकाया। तेज आवाज के बीच उसका परिवेश अचानक शांत हो गया और एक आकारहीन जादुई उछाल आया। क्लेन ने एक कदम पीछे लिया और प्राचीन हर्मीस में धीरे से कहा, मैं। फिर वह हर्मीस में बदल गया, मैं अपने नाम से बुलाता हूँ। वह आत्मा जो निराधार उच्च आयामी प्राणी के बारे में घूमती है जिसे एक मानव आदेश देता है, वह दूत जो डेली सिमोन का है। वाह, हवा का शोर था और मोमबत्ती की मंद रोशनी नीली चमक से धूमिल हो गई थी। इसकी रोशनी में डेस्क के पीछे की दीवार से पारभासी लहरें निकली और एक डरावना चेहरा सामने आ गया। उसके मुंह के अलावा उसकी कोई भौहें, आंखें या नाक नहीं थी। उसके मोटे होंठ खुल गए और लंबी लाल जीभ फैल गई। उसके मुंह पर नुकीले अनियमित दांत थे। इसके अलावा जीभ की नोक पर 5 नाजुक उंगलियां थीं। वे लगातार बढ़ा रहे थे और पीछे हट रहे थे, जैसे कि वे डिलीवरी का इंतजार कर रहे हों। ये डेली का दूत है। श्री अजिक की तुलना में ये बिल्कुल एक बच्चे जैसा है। नहीं, मैं उनके मतभेदों का सटीक निर्धारण नहीं कर सकता। हाँ, एक वयस्क दानव है और दूसरा एक मानव शिशु है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये जादुई वस्तु के कारण है या क्या ये श्री अजिक की ताकत का प्रतीक है। मुझे उसके बारे में अपनी समझ का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। शायद वह एक हाई सीक्वेंस बियॉन्ड है। बकवास, मैं भूल गया। पत्र में मुझे मैडम डेली से अनुक्रम 4 और अनुक्रम 3 शव संग्राहक मार्ग के नाम के बारे में पूछना चाहिए था।
श्रेयजिक संभवतः उसी मार्ग से संबंधित है। निस्संदेह वह औषधि के माध्यम से आगे नहीं बढ़ा होगा। हाँ, शायद यह एक जीन है जो उसके पूर्वजों से विरासत में मिला है। मैं अगली बार पूछूंगा। संदेशवाहक इंतजार कर रहा है। क्लेन ने कुछ देर तक इसे गंभीरता से देखा और करीने से मुड़ा हुआ कागज संदेशवाहक के हाथ में दे दिया। फिर उसने देखा जैसे हाथ ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वाह! दूत ने अपनी जीभ पीछे खींच ली और पत्र निगल लिया। पारभासी, डरावना और झुरझुरीदार चेहरा वापस दीवार में सिकुड़ गया और गायब हो गया। मुझे कहना होगा, ये जादू काफी अच्छा है, बल्कि सुविधाजनक भी है, लेकिन इसे फैलाया नहीं जा सकता। क्लेन ने मोमबत्ती की रोशनी को देखा जो सामान्य हो गई थी। उसने अपना सिर हिलाया और अनुष्ठान समाप्त कर दिया। अल्पविराम। सोमवार की सुबह बैकलियन महारानी बरो ड्यूक नेगन द्वारा बनाए गए नगरपालिका उद्यान के एक छिपे हुए कोने में जियो डेरेचा अपने बिखरे हुए सुनहरे बालों के साथ और फोर्स वॉल अपने सुस्त असर के साथ अचंभित होकर उनके सामने संपर्क को देख रही थी। वे क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गए कि अभिवादन के लिए किस भाषा का प्रयोग करें। 1.5 मीटर से कुछ अधिक लंबे पतले कद वाले जियो ने उस गोल्डन रिट्रीवर को देखा जिसने अपनी जीभ बढ़ा रखी थी और अपनी पूंछ हिला रहा था। उसने अपनी प्रशिक्षु नाइट पोशाक को ठीक किया और अपने शब्दों को तौलने से पहले कहा, क्या आप मिस ऑड्रे के दूत हैं? हे भगवान, मैं एक कुत्ते से इतनी गंभीरता से क्यों पूछ रही हूँ? फोर्स अपनी उंगलियों से एक पतली सिगरेट पकड़े हुए थी और वह हंस रही थी। शायद यह एक जादुई प्राणी है। मैंने कभी ऐसा जादुई प्राणी नहीं देखा जो कुत्ते जैसा दिखता हो। जियो ने पूरी गंभीरता से उत्तर दिया और अपना मुंह बंद कर लिया। उसके लंबे सुनहरे बालों के बीच कुत्ते के शरीर के चारों ओर एक चमड़े की थैली बंधी हुई थी। जियो ने उसे बाएं और दाएं देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई देख नहीं रहा था। वह जल्दी से करीब आए और फोर्स ने उत्सुकता से थैली हटा दी। उसके हाव भाव अचानक अजीब हो गए। जियो ने चमड़े की थैली उठाई। फोर्स ने अपने होठों को कसकर दबाया और गंभीरता से सिर हिलाया। जियो ने तुरंत अतिरंजित तरीके से अपनी गति कम कर दी। उसने सावधानी से जिप खोली और अंदर से पत्र निकाला, जैसे उसके हाथों में कोई प्राचीन फूलदान हो। इसे पढ़ने के बाद उसने पत्र फोर्स को भेज दिया। फोर्स ने इसे ध्यान से पढ़ने के बाद इसे अपनी सिगरेट से जला दिया। उसने देखा कि वह राख में बदल गया और मिट्टी पर बिखर गया। कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। जियो ने अवचेतन रूप से चिल्लाया। उसने अपनी प्रशिक्षु नाइट पोशाक की जेब से एक करीने से मुड़ा हुआ कागज निकाला। उसने प्रभावशाली ढंग से सूसी की ओर देखा और अवचेतन रूप से कहा, यह पिछले कुछ दिनों की जांच रिपोर्ट है। आपको इसे सीधे मिस ऑड्रे हॉल को भेजना होगा। सूसी कांप उठी और सीधी बैठ गई। उसकी पूंछ जोर जोर से हिल रही थी। जियो ने संतुष्टि में सिर हिलाया, कागजों के ढेर को चमड़े की थैली में भर दिया और उसे फिर से सूसी के चारों ओर बांध दिया। सूसी चिल्लाए और बहुत तेजी से भाग गई। हॉल परिवार के आलीशान विला में ऑड्रे अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में एक लेटर ओपनर था और वह अपने सामने लेटर खोलने की कोशिश कर रही थी। यह दक्षिणी महाद्वीप के बालम साम्राज्य से उसके एक भाई द्वारा भेजा गया पत्र था। पत्र के साथ एक पार्सल भी आया था। उसी क्षण उसने देखा कि सूसी ने आधे बंद दरवाजे को धक्का देकर खोला। कुत्ता तेजी से भागा। सूसी ऑड्रे के सामने कालीन पर बैठ गई और चमड़े की थैली पर अपना पंजा मारा। आप सचमुच एक उत्कृष्ट संदेशवाहक हैं। ऑड्रे अपनी तारीफों में कंजूस नहीं थी। सूसी ने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। इससे हवा में कंपन पैदा हुआ और धीरे से कहा, तुम्हारी दोस्त बहुत गंभीर है। जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझे उस समय की याद दिला दी जब एक शिकारी हमें प्रशिक्षित करने आया था। जब काउंट हॉल ने शिकारी कुत्ते खरीदे तो वह एक मानार उपहार थी। सूसी, आपका लोन अधिकाधिक धाराप्रवाह होता जा रहा है। भाषा का उपयोग करने में आपके तर्क के साथ बस कुछ समस्याएं हैं। ऑड्रे ने देखा कि उसके गोल्डन रिट्रीवर ने खुद ही थैली उतार दी और कुशलता से जिप खोल दी। उसने सूसी को देखा और तुरंत समझ गई। वह खड़ी हुई और दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ी। उद्धरण चिन्ह ... अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन हमने पाया है कि बैकलुंड ब्रिज बोरो के आसपास कुछ आवारा लोग गायब हो गए। हालांकि हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि यह किलानगोस थे। शायद आवारा लोगों ने बस अपने आंदोलन के पैटर्न को अचानक बदल दिया। ऑड्रे ने बात पलट दी जांच रिपोर्ट और गंभीरता से सोचा कि उसे जियो और फोर्स को कैसे जवाब देना चाहिए। मैं जियो को बताऊंगा कि जब तक वह एडमिरल तूफान किलानगोस का पता लगा सकती है, मैं उसके लिए शेरिफ पोशन फॉर्मूला खरीदूंगा। ... नहीं, ये पर्याप्त अनुकूल नहीं है। इससे उसे हीन भावना महसूस होगी। हाँ, मैं कहूंगा, जियो, मैंने आपका इनाम तैयार कर लिया है। जब तक आप कार्य पूरा कर सकते हैं 450 पाउंड आपके होंगे। जहां तक टेलीपैथिस्ट सूत्र के लिए मुख्य सामग्री की बात है, हमें केवल फॉस्मैन रैबिट का स्पाइनल फ्लूइड मिला है। मुझे अभी भी रेनबो सैलामेंडर की पिट्यूटरी ग्रंथि की आवश्यकता है। ग्लैंड, जियो और फोर्स को अभी तक ये नहीं मिला है। ऑड्रे, खुश हो जाओ, कम से कम आपने स्पेक्टेटर पोर्शन को पूरी तरह से पचा लिया है। एक बार जब आप सभी सामग्रियों को एक साथ रख देंगे तो आप अनुक्रम 8 से परे बन जाएंगे। ... ऑड्रे ने अपने विचारों पर लगाम लगाई, एक कलम और कागज उठाया और तुरंत उत्तर लिखा। उसने इसे वापस चमड़े की थैली में भर दिया और सूसी को एक और यात्रा करने का काम सौंपा। जब उसने अपने भाई द्वारा भेजा गया पत्र खोला तो उसने अपने गोल्डन रिट्रीवर को देखा। उसने मुस्कुराते हुए इसे पढ़ा। मेरी प्यारी बहन, मुझे लगता है कि तुम्हें भी दक्षिणी महाद्वीप आना चाहिए। बालम साम्राज्य के उपनिवेशित क्षेत्रों में आए। यहाँ प्रचुर मात्रा में धूप, ताजी हवा, स्वच्छ वातावरण, ताजा पकड़ा गया समुद्री भोजन, विभिन्न अनूठी संस्कृतियां हैं और बहुत दयालु और आज्ञाकारी बालम लोग जो अच्छे नौकर बनाते हैं, साथ ही स्वतंत्रता की गंध भी। इसके विपरीत बैकलुंड ठंडा और नम है, हवा खराब है, वहाँ हमेशा धूल रहती है और यह हमेशा उदास रहता है। इसके अलावा यह अत्यधिक आबादी वाला है जो सभी प्रकार की समस्याओं का कारण बनता है। हम और अंतहीन गेंदे, भोज और सैलून, सामाजिक घटनाएं इतनी उबाऊ और नीरस है कि मैं एक मिनट भी वहां रुकना नहीं चाहूंगा। मेरा मानना है कि आप भी यही भावना रखते हैं। मैं घर से भाग नहीं रहा हूं, मैं केवल जीवन में अपना स्थान तलाश रहा हूं, लेकिन हमारा भाई निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचता। वह सदैव एक स्वार्थी व्यक्ति रहा है। बेशक वह आपके साथ कंजूस नहीं होगा, क्योंकि आप परिवार की संपत्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दावा कर सकते हैं, जबकि रईसों के बीच विरासत की लड़ाई में मैं उसका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बनूंगा। आखिरकार हमारे पिता एक गिनती के व्यक्ति हैं जो दूरगामी दृष्टिकोण रखते हैं। वह निश्चित रूप से इस नियम से नियंत्रित नहीं होगा कि सबसे बड़े भाई बहन को कुलीन पद प्राप्त होगा।
जब तक उसे लगता है कि यह आवश्यक है वह कुछ भी करेगा। ठीक उसी तरह जब उसने मजबूत विरोध की परवाह किए बिना बैंकिंग उद्योग में प्रवेश करने के लिए आधी खेती और चरागाह बेच दी थी। मुझे कभी कभी बैकलिन की याद आती है, ज्यादातर पिता, माता और आप। मुझे वह मुस्कान याद आती है जो आपने उन कुछ वर्षों के दौरान मेरे चेहरे पर लाई थी। आप बैकलैंड में सबसे चमकदार रत्न बन गए होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से मैं केवल 2 साल बाद ही वापस लौट पाऊंगा। करियर एक आदमी का गौरव है, जबकि लोन साम्राज्य में उत्कृष्ट युवा लोग दुनिया को अपने मंच के रूप में मानते हैं। आप हमारी प्रिय चाची को बता सकते हैं कि बालम साम्राज्य में तटीय क्षेत्र छुट्टियों के लिए बहुत उपयुक्त है और विशेष रूप से उपयुक्त है उससे ये देखते हुए कि सर्दियों में उसके जोड़ों में दर्द और सूजन कैसे होती है। मैं ईमानदारी से उन्हें अपना मेहमान बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यदि तुम उसके साथ आ सको तो यह और भी अच्छा होगा। मैंने तुम्हें बहुत अधिक उपहार नहीं भेजे। वे मुख्य रूप से ऐसी चीजें हैं जो बालम की परंपराओं और शैलियों से समृद्ध हैं, जैसे कि अद्वितीय पीला रेशम और आभूषण जो मृत्यु की पूजा से संबंधित लक्षणों से भरे हुए हैं। मुझे याद आया कि आपको रहस्यवाद से संबंधित चीजें पसंद थीं, इसलिए मैं आपके लिए चारों ओर देखूंगा। यहाँ की संस्कृति रहस्य से भरी है। पत्र पढ़ने के बाद ऑड्रे ने एक कलम, कागज और लेखन बोर्ड उठाया। वह सोफे पर वापस झुक गई, अपने होंठ भींचे और गंभीरता से लिखा, मेरे प्यारे अल्फ्रेड, हालांकि 1 साल से भी कम समय हुआ है, आपकी यादों में रहने वाली छोटी लड़की बड़ी हो गई है। मुझे अब रहस्यवाद पसंद नहीं है, इसलिए आपको उस प्रकार की चीजों की खोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। ऑड्रे ने अपने गल फुलाए और अपना सिर जोड़ लिया। उसने रहस्यमय वस्तुओं से संबंधित बहुत सारी त्रासदियों के बारे में सुना था जब बियॉन्ड द गैदरिंग्स में भाग लिया और जियो और फोर्स ने कहानियों का वर्णन किया। उसने सोचा और उत्साह से कहा, मुझे अब जीव विज्ञान में रुचि है। हाल ही में मैं रेनबो सैलामेंडर को देखकर आश्चर्यचकित हो गई हूँ। क्या आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मैं इनमें से किसी एक जीव को कहाँ पा सकता हूँ, या क्या उनके पास है एक पूरी लाश जिसे संरक्षित किया गया है। अभिजात वर्ग के बारे में कुछ दिलचस्प समाचार और घोटालों को साझा करने के बाद ऑड्रे ने लिखना बंद कर दिया। फिर उसने कुछ याद करते हुए गंभीर मुद्रा अपना ली। एक दर्शक के रूप में अपनी असाधारण स्मृति के साथ उन्होंने अपने पिता की शिक्षाओं से प्राप्त जानकारी, साथ ही भोज और सैलून के दौरान सुनी गई खबरों को पैराग्राफ में व्यवस्थित किया। अपने दिमाग में एक मसौदा तैयार करने के बाद ऑड्रे ने लिखा, जहां तक आपने बैकलैंड की राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछा था, यह मेरी रुचि के क्षेत्र में नहीं है। मैं इसका वर्णन आपको केवल अपने अनुभवों और मेरे द्वारा प्राप्त विवरणों के आधार पर कर सकती हूँ। जानिए, कुछ समय पहले पापा ने मुझे बताया था कि अनाज कानून खत्म होने के बाद फसलों के दाम तेजी से गिर रहे हैं। खेत और चरागाहों का किराया भी गिर रहा था, लेकिन मुझे सटीक परिमाण का पता नहीं है। मैं इसे केवल इस उदाहरण से आपको समझा सकता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ड्यूक मेगन एक कुलीन व्यक्ति हैं जिनके पास शाही परिवार के बाहर सबसे अधिक जमीन है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास 12,000 पाउंड से अधिक की कृषि भूमि, चरागाह और जंगल हैं। पिछले साल उनकी जमीन से उन्हें ऐतिहासिक रूप से 1,300 पाउंड की कमाई हुई थी, लेकिन इस वर्ष अनुमान है कि उसका किराया केवल 850 पाउंड होगा, जो कि मेरी संपूर्ण संपत्ति से अधिक है। मुझे यकीन है कि मेरा प्रिय भाई अधिकांश पुराने जमाने के रईसों के व्यवहार को समझेगा। उन्हें जमीन के मालिक होने पर गर्व है और उनकी आय ज्यादातर किराए से होती है। वे अपनी उपस्थिति पर बहुत अधिक जोर देते हैं और अपनी वर्तमान जीवन शैली को बनाए रखेंगे, भले ही उन्हें कर्ज में डूबना पड़े। वे हर साल अपने महलों के रखरखाव पर हजारों पाउंड खर्च करते हैं, कपड़ों और गहनों पर हजारों पाउंड खर्च करते हैं, साथ ही अपनी लगातार शिकार गतिविधियों, सामाजिक भोज और कभी कभार भव्य शादियों और अंत्येष्टि आदि पर खर्च करते हैं। लगान में कमी, मेरी जानकारी के अनुसार रईसों का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहा है। काउंट वुल्फ ने ग्रामीण इलाकों में 84,000 एकड़ जमीन बेची है और बदले में 29,000 पाउंड प्राप्त किए हैं। विस्काउंट कॉनराड ने भी अपनी कला बेची है, एक राष्ट्रीय आर्ट गैलरी के लिए 55,000 पाउंड का संग्रह। कुछ दूरदर्शी रईसों के अलावा, जिन्होंने लंबे समय से अपना ध्यान इस्पात, कोयला, रेलमार्ग, बैंकों और रबर उद्योगों पर केंद्रित कर दिया था, बाकी रईस अनाज अधिनियम से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। आइए हम अपने प्रिय काउंट हॉल की प्रशंसा करें। पिताजी ने मुझसे कहा था कि वित्तीय संकट के कारण राजनीति पर कुलीनों का नियंत्रण ढीला हो जाएगा। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, अगले वर्ष से नीले रक्त वाले मंत्रियों की संख्या में गिरावट आएगी। फंडिंग सुरक्षित करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी और न्यू पार्टी ने वादा किया है कि जब तक वे पर्याप्त मात्रा में धन दान करते हैं और उनके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तब तक उन्हें महान उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेशक चेतावनी यह है कि जो व्यक्ति दान किए गए धन के पास एक रईस के लायक जमीन होनी चाहिए। एक उदाहरण अमीर श्री सिंड्रास है। उन्होंने एक बैरन के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि क्षेत्र 60,000 एकड़ खरीदा, फिर कार्लटन क्लब को 100,000 पाउंड और कंजर्वेटिव पार्टी को 400,000 पाउंड का दान दिया और 300,000 पाउंड की दान राशि दी। अंततः वो महामहिम से सम्मान प्राप्त करने में सफल रहा और एक अत्यधिक सम्मानित व्यापारी बन गया। मैंने सुना है कि इसकी एक मूल्य सूची है। एक बैरन बनने के लिए 300,000 पाउंड और एक वंशानुगत बैरन के लिए 700,000 से 1,000 पाउंड। विस्काउंट या काउंट के शीर्षक के लिए कोई स्पष्ट कीमत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे पर्याप्त रूप से हास्यास्पद हैं। इस साल कई रईस जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, अमीर व्यापारियों के साथ विवाह की संभावना पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में इस तरह की 3 शादियां हो चुकी हैं। कुलीन महिलाओं को जो सगाई के उपहार मिले, वे ईर्ष्या करने लायक हैं। इसके अलावा अनाज अधिनियम का विरोध करने वाले श्रमिकों ने जीवनयापन की लागत में कमी का अनुभव किया, लेकिन उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। इसके बजाय ऐसा लगता है कि यह खराब हो गया है, क्योंकि दिवालिया किसानों ने शहर में प्रवेश किया है और उनकी नौकरियां चुरा ली है। कम मजदूरी का अनुरोध, इस प्रकार मजदूरों की मजदूरी तेजी से गिर रही है। मुझे वह दिन याद है जब पिता ने मुझसे पूछा था कि मुझे अनाज अधिनियम का विजेता कौन लगता है। मेरे प्रिय अल्फ्रेड, आपको उत्तर अवश्य पता होना चाहिए। आप निश्चित रूप से अपने प्रयासों से वंशानुगत बैरन उपाधि प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ऑड्रे का उत्तर मिलने के बाद जियो डेरेचा और फोर्स वॉल बैकलैंड ब्रिज नगर लौट रहे थे। जियो अपने गंदे सुनहरे बालों के साथ गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें आग की 2 जलती गेंदों की तरह चमक रही थी। उसने बार बार अपने आप से 450 पाउंड शब्द बुदबुदाया, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो।
हर बार जब वह ये शब्द दोहराती थी तो उसकी ताकत और साहस बढ़ता जाता था। डार्कहोल ने आज जांच की स्थिति की रिपोर्ट नहीं दी है, आइए उसके घर की यात्रा करें। जियो अचानक फोर्स की ओर देखने लगा। डार्कहोल बैकलुंड ईस्ट बरो में एक तरह का नेता था और उसका कई भिखारियों और चोरों पर नियंत्रण था। भले ही वह अपने गोल-मटोल चेहरे के साथ बहुत मिलनसार दिखता था, जो हमेशा एक गर्म और मिलनसार मुस्कान से सजी रहती थी, जियो जानता था कि वह एक निर्दयी बदमाश था। एक बार उसने एक 13 वर्षीय चोर का हाथ तोड़ दिया था क्योंकि लड़के ने अपना लाभ छुपाया था। जब तक यह आवश्यक न हो, जियो डार्कहोल से मिलने को तैयार नहीं था, लेकिन डार्कहोल उन कुछ लोगों में से एक था जो शहर में आवारा लोगों से सबसे अधिक परिचित थे। फोर्स ने उसके थोड़े गुंगराले बालों को उसके कान के पीछे धकेल दिया। जब तक इससे मेरे दोपहर के भोजन में देरी न हो जाए। कोई बात नहीं, शायद इस सप्ताह के बाद मैं आपको इंटिस दावत दे सकूंगा, जियो ने आत्मसंतुष्टि से वादा किया। क्या मुझे भगवान को धन्यवाद देना चाहिए? फोर्स ने हंसते हुए पूछा। जियो के विपरीत फोर्स भाप और मशीनरी के देवता का एक उदारवादी आस्तिक था। बातचीत करते करते दोनों महिलाएं दूसरी सार्वजनिक गाड़ी में चली गईं और बैकलुंड ईस्ट बरो पहुंची और डार्कहोल के घर पहुंची। यह एक संकरी गली में स्थित एक छत वाला घर था। दीवारों पर हरे पौधे लटक रहे थे, बाहरी भाग अपेक्षाकृत अस्त-व्यस्त लग रहा था। जियो दरवाजे तक गई, अपना दाहिना हाथ उठाया और एक अनोखी लय में दस्तक दी। उसकी दस्तक के बाद खुला दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। जियो की स्पष्ट रूप से भ्रमित अभिव्यक्ति तुरंत सावधान शेर की तरह कठोर हो गई। उसने अपने साथ रखी संगीन निकाली और सावधानी से धक्का देकर दरवाजा खोला। फिर वह धीरे धीरे अंदर चली गई। फोर्स ने भी अज्ञात मूल का खंजर तैयार करके लापरवाह दिखना बंद कर दिया। उन्हें किसी अनोखी गंध की गंध नहीं आई, लेकिन उनके समृद्ध अनुभव ने उन्हें बताया कि कुछ गड़बड़ थी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, जियो और फोर्स ने डार्कहोल के घर में प्रवेश किया। फिर उन्होंने गैस लैंप पर एक पीला अंक, कॉफी टेबल पर आंतरिक अंक, साथ ही फर्श पर बिखरे हुए मांस के टुकड़ों को कपड़े की रेक पर लटका हुआ देखा। हड्डी के टुकड़ों को साफ करके दरवाजे के पास ढेर कर दिया गया था और हड्डियों के बीच एक सिर था, उसकी खाली आंखें खुली हुई थीं। वह कोई और नहीं बल्कि डार्कहोल था। उसके गोल-मटोल चेहरे पर अभी भी मिलनसार मुस्कान बरकरार थी, मानो सब कुछ सामान्य हो। इसके अलावा घर में खून की दुर्गंध भी नहीं थी। सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक और सीक्वेंस नो बियॉन्ड बनने से पहले एक पूर्व क्लिनिकल डॉक्टर के रूप में फोर्स ने इससे भी अधिक घृणित मौत के कई दृश्य देखे हैं। उसने आसपास का निरीक्षण करते हुए तनावग्रस्त जियो को थपथपाया, जो उल्टी के कगार पर था। किलांगोस, रियर एडमिरल तूफान किलांगोस। उसे एहसास हुआ कि डार्कहोल लापता आवारा लोगों की जांच कर रहा था और उसे वापस उसके घर तक पहुंचाया। या ये कहा जा सकता है कि डार्कहोल ने उसका पता लगा लिया था, लेकिन अंततः पकड़ा गया। जियो ने पीछे हटने की इच्छा का मुकाबला किया और गंभीर भाव से कहा, वह निश्चित रूप से एक निर्दयी और चालाक समुद्री डाकू एडमिरल के रूप में अपने नाम को बरकरार रखता है। यहाँ की विचित्रता भी उसके खजाने के विवरण में फिट बैठती है। चालाक। फोर्स अचानक घबरा गई और उसने जोर से कहा, क्या वह जांच के पीछे के मास्टरमाइंड के खिलाफ घात लगाकर इंतजार कर रहा है? जियो एक पल के लिए ठिठक गया और फिर हड़बड़ाहट में जवाब दिया, इसकी बहुत अधिक संभावना है। वह अनुक्रम 6 पवनधन्य, एक रहस्यमय कलाकृति वाला एक शक्तिशाली समुद्री डाकू था, जबकि वे केवल 2 अनुक्रम 9 थे। यह अत्यंत सरल और आसान कंट्रास्ट था। डार्कहोल के घर के सामने वाले घर में अनोखी चौड़ी ठुड्डी और गहरे हरे रंग की आंखों वाला लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति खिड़की के पास खड़ा था और जियो और फोर्स के दरवाजे के खुलने और धीमी गति से प्रवेश को देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि रियर एडमिरल हरिकेन किलांगोस थे। उसके बाएं हाथ का काला दस्ताना ऐसे हिल गया मानो जीवित हो। इसकी सतह पर कुन सोने की परत की एक परत दिखाई दी। किलांगोस ने एक क्रूर और हर्षित अभिव्यक्ति प्रकट की क्योंकि उसकी गहरी हरी आंखें पीली सुनहरी और उदासीन हो गईं। जैसे ही फोर्स को इसका एहसास हुआ, उसने जियो को दूसरी तरफ खींच लिया और मुख्य दरवाजे के ठीक सामने वाले क्षेत्र से बच गई। फिर उसने अपने मोतियों जैसे सफेद दांत पीस लिए और एक कंगन निकाला जो उसकी आस्तीन में छिपा हुआ था। इस चांदी के कंगन में 3 गहरे हरे मोटे पत्थर थे जिन पर जलने के निशान थे और वे खुरदरे और असमान थे। फोर्स ने पत्थरों में से एक को बाहर निकाला और प्राचीन हर्मीस में धीमी गर्जना से कहा, दरवाजा। जैसे ही पत्थर ने हल्की नीली चमक छोड़ी, उसने जियो डेरेचा को कसकर पकड़ लिया। दोनों महिलाओं की आकृतियां धुंधली, लगभग अदृश्य हो गईं। उन्होंने कई रूप देखे जिनका वर्णन करना उनके लिए कठिन था। यहाँ तक कि ऐसी पारदर्शी वस्तुएं भी थी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। उन्होंने भिन्न भिन्न रंग, चमकदार वैभव देखे जिनमें अपार ज्ञान समाहित था। वे रहस्यमय आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। वास्तविकता से अलग खड़ी इस अजीब दुनिया में फोर्स जियो को अपने साथ खींचते हुए एक विशेष दिशा में आगे बढ़ी। कुछ सेकंड बाद वे अपनी अस्पष्ट स्थिति से बाहर निकले और वास्तविकता में लौट आए बैकलैंड में। लेकिन वे अब डार्कहोल के घर पर नहीं थे, बल्कि एक खाली कब्रिस्तान में पहुंचे। किलांगोस, जो अपना स्केल दस्ताना पहने हुए था, चुपचाप डार्कहोल के घर के दरवाजे पर दिखाई दिया। उसने अपनी ठंडी निगाहों से अंदर की ओर झांका। वह एक पल के लिए ठिठक गया, फिर अपनी भौहें सिकोड़कर खुद से बुदबुदाया, यात्री। अल्पविराम। कब्रिस्तान में हम आगे क्या करने जा रहे हैं? फोर्स ने अपनी दुर्दशा को महसूस करते हुए और लंबे समय तक बने रहने वाले डर को महसूस करते हुए हाँफना शुरू कर दिया। कंगन एक रहस्यमय वस्तु थी जो उसे एक आकस्मिक मुलाकात के दौरान अप्रेंटिस के फॉर्मूले और उससे संबंधित सामग्रियों के साथ मिली थी। हर महीने पूर्णिमा के दौरान उसे अजीब हल्की बड़बड़ाहट सुनने के अलावा इससे कोई खतरा नहीं था। कंगन पर मूल रूप से 5 पत्थर थे। प्रत्येक पत्थर उसे आत्मा की दुनिया से गुजरने की अनुमति देता था, तकनीकी रूप से उसे टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता था। लेकिन अब केवल 2 पत्थर बचे थे। जियो ने खुद को शांत किया और गंभीरता से सिर हिलाया। पहले मिस ऑड्रे को सूचित करें, फिर हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस को बुलाओ, फोर्स वॉल ने आश्चर्य से दोहराया। बियॉन्डर्स को पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराना किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता था। जियो अपने मोटे सुनहरे बालों को खींचते हुए आगे पीछे चल रही थी। डार्कहोल की मौत का दृश्य दुखद और खौफनाक है। जब तक पुलिस अंधी नहीं होती, वे निश्चित रूप से मामले को अनिवार्य पुनिशियस नाइटहॉक्स मशीनरी हाइवमाइंड या सेना के विशेष विभाग को सौंप देंगे। जब ऐसा होता है, हम कुछ और जानकारी लीक कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हत्यारा किलानिगोस है। उस समय पूरा शहर उसका पीछा करेगा। हमारा लक्ष्य केवल किलानिगोस की तलाश करना है, उसे पकड़ना नहीं। इतने सारे बियॉन्डर्स की मदद से चीजें बहुत सरल और सुरक्षित हो जाएंगी।
एक बार जब किलांगोस घबरा जाता है और गलती कर देता है तो ये हमारे इनाम का दावा करने का मौका होगा। हे मैं उसके ठिकाने की खोज की बात कर रहा हूँ। जियो ने शुष्क हंसी हंसते हुए भयभीत फोर्स की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि समस्याओं से निपटने का एकमात्र तरीका जो मैं जानता हूं वो है उन पर सीधे हमला करना? हमारे और किलांगोस के बीच का अंतर देसी खाड़ी जितना बड़ा है। फोर्स ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आपकी अपने बारे में समझ बिल्कुल सही है। आपने समान प्रकृति के बहुत से कार्य किए हैं, इसलिए आपको जो नुकसान हुआ है वह अनुक्रम 8 तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। सौभाग्य से आप अभी भी इस मामले में काफी तर्कसंगत हैं। जियो ने अपनी संगीन को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे ईमानदार होना होगा। मैंने पहले ही मृत्यु के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि किलांगोस पास में था। वह एक बुरी आभा थी जो हमें किसी भी समय नष्ट कर सकती थी। इससे एक सहज प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई मुझे। फोर्स ने अपना चांदी का कंगन पहना जिसमें 2 पत्थर बचे थे और गंभीरता से सोचा। मैं आपके विचार से सहमत हूँ। आइए पहले मिस ऑड्रे को सूचित करें और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराएं। हाँ, भले ही यह डाकोल्म या उसके अधीनस्थ थे जिन्होंने किलांगोस के निशान पाए थे, हम उस दृष्टिकोण से जांच करना जारी रख सकते हैं और किलांगोस की गतिविधि सीमा और उसके निवास स्थान का पता लगा सकते हैं। जियो ने अपनी पतली गोरी भौहें सिकोड़कर कहा, लेकिन किलांगोस निश्चित रूप से एक ही स्थान पर नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि 7 समुद्री डाकू एडमिरलों में से एक के रूप में भले ही उसे एक रहस्यमय कलाकृति की सहायता मिली हो, किलांगोस को बैकलुंड में बेहद सावधान रहना पड़ा। यहाँ तक कि 5 समुद्रों के राजा नास्ट को भी एक बार यहाँ आपदा का सामना करना पड़ा था और वह लगभग पकड़े गए थे। नहीं, मेरा मतलब सुरागों के आधार पर किलांगोस की बैकलैंड यात्रा के उद्देश्य का अनुमान लगाना या उसकी पुष्टि करना था। एक बार जब हमें पता चल जाएगा कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह खुद को कितना भी छिपाए या कोई भी चाल चले, वह बेनकाब हो जाएगा। अंत में हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, फोर्स ने विस्तार से बताया। उपन्यास लेखन का 2 साल का अनुभव मुझे बताता है कि एक बार जब हम मामले की जड़ समझ लेंगे तो चीजें सरल हो जाएंगी। जियो ने आश्चर्य से अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस महिला ने इतना तार्किक बयान दिया है। मैं आपसे अलग हूँ। मैं सोचने में बहुत आलसी हूँ, जबकि आप अपनी मांसपेशियों के साथ सोचते हैं। फोर्स ने अपने होंठ भींचे, अपना सिर बगल में झुकाया और मुस्कुराए। मुझे चिढ़ाने से आप अधिक स्मार्ट नहीं बन जाते। जियो ने अपने सुनहरे बालों की कुछ लिटों को, जो बाहर चिपकी हुई थी, चिकना करने की कोशिश की। ठीक है, चलो एम्प्रेस बरो की ओर चलें और मिस ऑड्रे को इस बारे में बताएं। फोर्स ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, तो मिस ऑड्रे के साथ हमारी आपातकालीन संपर्क विधि क्या है? जियो को क्षण भर के लिए नुकसान हुआ। उसने समाधि स्थल की ओर दूर से देखते हुए कहा, उसने मुझे बताया कि उसका पालतू कुत्ता जिसे हमने पहले देखा था वह दिन में कम से कम 5 बार खुद चलता है। खैर, अगली सैर दोपहर के भोजन के बाद होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें काउंट हॉल की आलीशान जागीर के बाहर संदिग्ध रूप से घूमना होगा। फोर्स के होठों का कोना हिल गया। जियो ने अचानक बगल में देखा और एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान प्रकट की। फोर्स, या क्या आप बस चुपचाप अंदर आना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि यह आपके लिए मुश्किल होगा। ये वही है जिसमें आप अच्छे हैं। सदियों से वंशानुगत गिनती, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सबसे प्रभावशाली संसद सदस्यों में से एक, वर्वेट बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक, बैकलुंड बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक, रॉयल का विशेष सलाहकार, बैंक ऑफ लोन इंडिस रिपब्लिक में सूचित बैंक का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक, कांस्टेंट कोल और स्टील कंसोर्टियम का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक, इत्यादि। ये मिस ऑड्रे के पिता की उपाधियां हैं। जियो, अपने दिमाग का प्रयोग करो। ऐसा आदमी किसी ब्योडर्स को नौकरी पर कैसे नहीं रख सकता? क्या उसके पास कोई बेशकीमती संग्रह नहीं होगा? यह उन निराश्रित विस्काउंट और बैरन से अलग है। फोर्स ने हताशा में उत्तर दिया, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, अगर मैं अंदर घुस जाता तो मुझे 5 मिनट के भीतर ढूंढ लिया जाता और पकड़ लिया जाता। जियो ने लगातार सहमति में सिर हिलाया। चलिए फिर गोल्डन रिट्रीवर की प्रतीक्षा करते हैं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने अपनी पीठ फोर्स की ओर करके बोली, ओह ठीक है, मैं आपके नुकसान और नुकसान की भरपाई कर दूंगी। भविष्य, मैं निश्चित रूप से पत्थर की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर फोर्स के होठों का कोना उठ गया और उसने कहा, मैं अपने आप को बचा रहा था। और जियो, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। भगवान, यदि आप एक प्रशिक्षु थे और भविष्य में एक यात्री बन गए तो यह एक आपदा होगी। ... काउंट हॉल की आलीशान जागीर के बाहर जियो और फोर्स एक इंटिस पैरासोल पेड़ के पीछे छिप गए और चुपचाप अपनी लक्षित इमारत का निरीक्षण करते रहे। लोगों को इधर उधर आते जाते दिखते रहे। भगवान न जाने कितनी देर बाद आखिरकार उन्होंने गोल्डन रिट्रीवर को दीवार के नीचे एक छिपे हुए छेद से बाहर आते देखा। उसने अपने कान ऊपर उठाए और दाएं बाएं देखा। बहुत सतर्क दिखाई दे रहा था। जैसे ही सूसी खुशी से चलने लगी, एक काला नर कुत्ता कहीं से आ गया। वह सूसी पर फिदा हो गया और चारों ओर गोल गोल दौड़ने लगा। ये पहली बार है जब मैं किसी कुत्ते को ऐसी मानवीय प्रतिक्रिया दिखाते हुए देख रहा हूँ। वह उस काले कुत्ते से कितनी नफरत करता है। जियो ने आह भरी। वह सूसी की नजर और चेहरे के हाव भाव से बता सकती थी कि वहां स्पष्ट घृणा थी। फोर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल एक उतावले, घृणित और लगातार लंपट व्यक्ति का सामना करने जैसा है। सूसी को काले कुत्ते के पीछा से बचने के लिए तेजी से प्रयास करते देख जियो न्याय देने के लिए खड़ा हो गया। मेरा फैसला आपके लिए है कि आप उसे अकेला छोड़ दें। जियो गंभीरता का मुखौटा लगाकर चिल्लाया। काला कुत्ता अचंभित रह गया और तुरंत अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच दबाकर भाग गया। सूसी ने राहत की सांस ली और गति धीमी कर दी। वह विनम्रता से भौंका और अपनी पूंछ हिलाई। वह करीब था, मैंने उन्हें लगभग धन्यवाद कहा। गोल्डन रिट्रीवर ने खुशी से सोचा, वह एक बहुत ही अजीब स्थिति रही होगी। ... एक मधुर धुन धीरे धीरे रुक गई क्योंकि ऑड्रे ने जियो और फोर्स द्वारा दी गई नवीनतम खुफिया जानकारी उठाए और उसे बुना हुआ भौहों के साथ पढ़ा। उसने पियानो का ढक्कन बंद कर दिया और शान से खड़ी हो गई। वह अपने पियानो कक्ष में आगे पीछे घूमती रही और अपनी अगली कार्रवाई पर विचार करती रही। किलांगोस एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर जियो और फोर्स ने जांच जारी रखी तो वे खतरे में पड़ सकते हैं। इससे मैं बेनकाब भी हो सकता हूँ। हाँ, मुझे बस उनके सुझाव के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अरे हाँ, टैरो क्लब तक अभी 2 घंटे बाकी हैं। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर फूल क्या सुझाव देंगे। यदि वह अभी भी दिलचस्पी नहीं रखता है तो मैं द हैंडमैन के साथ इस पर सावधानीपूर्वक चर्चा करूंगा। ऑड्रे ने धीरे धीरे खुद को शांत कर लिया।
ये पहली बार था जब उसने ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना किया था, या शायद इसका वर्णन किया गया था। एक मौत पहले ही हो चुकी थी। दोपहर के 3 बजे ऑड्रे की दृष्टि लाल और धुंधली अवस्था से उभरी और फिर उसने असीमित धूसर कोहरे को देखा, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। ऊंचा महल जो किसी विशाल के घर जैसा दिखता था, लंबी प्राचीन धब्बेदार कांस्य मेज और वह मूर्ख जो हमेशा घिरा रहता था। कोहरे की एक मोटी परत। अंत में उसने द हैंडमैन और द सन देखी। उस पल ऑड्रे की तनावपूर्ण और चिंतित भावनाएं शांत होती दिख रही थी। वह बहुत सुरक्षित, बहुत शांत महसूस कर रही थी। मैं टैरो क्लब में भाग ले रहा हूं जो भौतिक दुनिया से संबंधित नहीं है, और मैं मिस्टर फूल के साथ काम कर रहा हूं जो लगभग एक भगवान है। किलांगोस और मैं अलग अलग स्तरों पर हैं। ऑड्रे गर्व से सीधी स्थिति में बैठे थे। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और खुशी से अभिवादन किया। गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। गुड आफ्टरनून मिस्टर हैंडमैन। गुड आफ्टरनून मिस्टर सन। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद क्लेन ने देखा कि मिस जस्टिस बोलने की इच्छा का संकेत दे रही थी, इसलिए उसने अपनी अनुमति व्यक्त करने के लिए धीरे से सिर हिलाया। माननीय श्रीमान मूर्ख, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके प्रशंसक को 300 पाउंड का मुआवजा मिला है। ऑड्रे ने किलांगोस के बारे में बात करने की अपनी इच्छा को रोकते हुए पूछा, जबकि उसने अपने नेता के प्रशंसक पर चिंता व्यक्त की। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चूंकि मेरे प्रशंसक ने अतिरिक्त मदद के लिए अनुरोध नहीं किया, मुझे लगता है कि उसे यह पहले ही मिल चुकी है। हाँ, मैंने कई बार जांच की है। मेरे गुमनाम बैंक खाते में 300 पाउंड पड़े हैं। क्लेन ने खुशी से अपने मन में कहा। यह बहुत अच्छा है। ऑड्रे ने आराम किया और उसकी ओर देखा। मिस्टर हैंडमैन, किलांगोस के संबंध में प्रगति हुई है। एल्गर अचानक सीधा बैठ गया। वह अपना उत्साह छिपा नहीं सका और उसने पूछा, वह कहाँ है? दुर्भाग्य से जब हमें उसकी ट्रैक मिले तभी उसने हमारी जांच पर ध्यान दिया। उसने इसमें शामिल कर्मियों में से एक की हत्या कर दी। ऑड्रे ने जियो और फोर्स की कहानी के मुख्य अंश दोहराए और उनकी अनुवर्ती योजना के बारे में विस्तार से बताया। एल्गर ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैं पूरा ध्यान दूंगा। फिर वह एक और मुड़ा और लंबी कांस्य मेज पर सम्मान की सीट की ओर देखा। द सन की खाली निगाहों के नीचे डेरिक, जिसने सुना लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया, उसने कहा, माननीय श्रीमान मूर्ख, अगर मुझे किलांगोस के सच्चे इरादे और उस बहुत महत्वपूर्ण और जादुई वस्तु का पता लगाना है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, कृपया मुझे अपना नाम सुनाने और अनुष्ठान के माध्यम से आपको सूचित करने की अनुमति दें। उन्होंने द फूल के प्रशंसक से सहायता प्रदान करने के लिए अपना अनुरोध नहीं दोहराया, जैसा कि उन्होंने इसे पहले उठाया था, और द फूल ने अपना उत्तर दे दिया था। इस विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अन्यथा यह भगवान को क्रोधित कर सकता है। इसलिए एल्गर ने स्पष्ट कर दिया कि उनका इरादा केवल अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करना था। यदि अंतिम प्रलोभन पर्याप्त था तो उनका मानना था कि मिस्टर फूल का प्रशंसक निश्चित रूप से प्रकट होगा। ये चलने लगा। ऑड्रे ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मुझे रिपोर्ट करने का अधिकार भी मांगना चाहिए था। शायद मैं कभी कभार मिस्टर फूल का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकूं, उसने अफसोस के साथ सोचा। सभी की नजरों के सामने क्लेन अपनी कुर्सी पर पीछे झुका और हल्के से सिर हिलाया। उसने धीरे से उत्तर दिया, आप कर सकते हैं। द फूल का उत्तर सुनकर अल्जीरिया ने राहत की सांस ली। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और नम्रतापूर्वक कहा, कृपया मुझे आपको पहले से ही धन्यवाद देने की अनुमति दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भी उत्सुक हूं, उस वस्तु के बारे में उत्सुक हूं जिसे किलांगोस खोज रहा है। मैं उस आइटम के बारे में जानना चाहता हूं जो सीक्वेंस 6 विंडब्लेस्ट को सीक्वेंस 4 की ताकत दे सकता है। मैं इस बारे में भी उत्सुक हूं कि एक समुद्री डाकू एडमिरल बैकलिन में क्या करने जा रहा है। क्लेन मुस्कुराया, अपनी गहरी मुद्रा बनाए रखते हुए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी प्रार्थना सुनने के बाद सहायता प्रदान करने का वादा किया है, उसने अपने दिल में जोर दिया। लेकिन अब वह पहले से कहीं अधिक आश्वस्त था। अब उसके वास्तविक सहयोगी और रहस्यमय मिस्टर अजिक थे जो इस समय बैकलियन में थे। यदि यह अत्यंत आवश्यक था तो क्लेन अजिक की मदद लेने के लिए कांस्य सिटी का उपयोग करने को तैयार था। बेशक वह निश्चित रूप से टैरो क्लब का उल्लेख नहीं करेगा। वह शायद कहेगा कि उसे किसी यादृच्छिक स्रोत से जानकारी मिली है। इस मामले में अभी भी 2 समस्याएं मौजूद थीं। सबसे पहले, क्लेन केवल अजिक के साथ सहयोगात्मक रिश्ते तक ही सीमित था। यह जरूरी नहीं था कि अजिक सहायता प्रदान करेगा जब तक कि उसे किलांगोस क्या कर रहा था या वह रहस्यमय वस्तु में दिलचस्पी नहीं थी जिसके पीछे वह था। दूसरा, क्लेन इस बात को लेकर अनिश्चित था कि अजिक कितना शक्तिशाली था। भले ही उन्होंने ये धारणा बना ली हो कि अजिक एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर था, उन्हें इस तथ्य पर विचार करना होगा कि उनकी स्मृति हानि ने उनकी क्षमताओं को कमजोर कर दिया होगा। आखिरकार ज्ञान को आमतौर पर शक्ति के बराबर माना जाता था, और ज्ञान की कमी निश्चित रूप से अजिक की शक्ति को कम कर देगी। यदि ऐसा मामला होता तो क्लेन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि अजिक किलांगोस से निपट सकता है, विशेष रूप से किलांगोस के साथ जो रेंगने वाली भूख से जूझ रहा है। क्लेन को डर था कि वह अजिक को खतरे में डाल देगा, इसलिए वह अजिक को तब तक परेशान करने को तैयार नहीं था जब तक कि उसे बिल्कुल न करना पड़े। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो श्री अजिक के भयानक दूत को कांस्य सिटी के साथ बुलाया जा सकता है। नहीं, वह चीज किसी दूत की तरह बिल्कुल नहीं दिखती है। यह एक दुष्ट बॉस की भूमिका निभा सकता है। इसलिए भले ही मिस्टर अजिक रेंगती भूख से प्रेरित किलांगोस को नहीं हरा सकते, उन्हें आसानी से अपना बचाव करने में सक्षम होना चाहिए और उनके पास द हैंडमैन, मिस जस्टिस और उनके साथियों को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति बची होनी चाहिए। क्लेन ने जैसा सोचा था वैसा ही अपना रुख बदल लिया। उसकी कुर्सी के पीछे झुक गया। उसने अपना दाहिना पैर अपने बाएं पैर के ऊपर रख लिया। द हैंडमैन अल्जीरिया ने द फूल की ओर देखा और एक बार फिर बोला, मुझे सम्राट रोसेले की डायरी से पन्नों का एक बैच मिलने वाला है। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें अगली सभा में या उसके बाद की सभा में आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की व्यवस्था के अनुसार प्रिट्स हार्बर बैकलैंड सूबा के अधिकार क्षेत्र में था। इस प्रकार अल्जीरिया राजधानी में प्रवेश कर सकता है और अपनी पिछली यात्रा के बारे में रिपोर्टिंग की आड़ में खुद को दिखाने के लिए रियर एडमिरल तूफान किलांगोस की प्रतीक्षा कर सकता है। पिछले युग के अंत तक बैकलैंड चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का मुख्यालय था। लोएन साम्राज्य की स्थापना के बाद ही उन्होंने अपनी पवित्र वेदी को पासु द्वीप में स्थानांतरित कर दिया था। बावजूद इसके बैकलैंड में चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की स्थिति 7 महान चर्चों के मुख्यालय के बाद दूसरे स्थान पर थी। कोई भी चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के पास मौजूद जानकारी की कल्पना कर सकता है। इन परिस्थितियों में एल्गर को विश्वास था कि वह शोध के नाम पर सम्राट रोसेले की डायरी के पन्ने एकत्र करने में सक्षम होगा। आखिरकार वे वर्तमान में समझ से बाहर थे। क्लेन ने खुशी को अपने स्वर में रंगने दिया और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा।
इस समय वह वास्तव में जो महसूस कर रहा था वह खुशी और चिंता का मिश्रण था। वह खुश था कि वह जल्द ही सम्राट रोसेले की डायरी के कई पन्ने देख सकेगा। उनमें बहुत सी उपयोगी जानकारी हो सकती है, लेकिन वह इस बात से भी चिंतित था कि बदले में उसे द हैंडमैन को क्या देना होगा। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि क्या द हैंडमैन को डायरी की सामग्री में दिलचस्पी होगी या क्या सामग्री पर्याप्त मूल्यवान थी। यहाँ तक कि एक दृष्टा भी पहले से यह निर्धारित करने में असमर्थ है। क्या मुझे सचमुच अपने आराधक को उसकी मदद करने देनी चाहिए? क्लेन ने एक मौन आह भरी। जब ऑड्रे हॉल ने द हैंडमैन और द फूल के बीच बातचीत खत्म होती देखी तो वह जल्दी से बोली, माननीय मिस्टर फूल, क्या मैं आपका नाम सुना सकता हूं और एक अनुष्ठान का उपयोग करके आपको सूचित कर सकता हूं कि क्या मुझे कोई समय पर और उपयोगी जानकारी मिलनी चाहिए? समयानुकूल। देखिए, मिस जस्टिस के शब्दों का चयन कितना परिष्कृत है। उसकी तुलना में तुम बहुत अश्लील हो, द हैंडमैन। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया और कोहरे के पार कहा, आप ऐसा कर सकते हैं। महान। ऑड्रे ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसी समय क्लेन ने द सन डेरिक बर्ग की ओर देखा, जो चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहे थे। वह बोला, उसका स्वर शांतिपूर्ण था। यही बात आपके लिए भी लागू होती है। हाँ मिस्टर फूल। डेरिक ने अपना सिर नीचे कर लिया। ऑड्रे के बोलने से पहले राजसी महल कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। मुझे रेनबो सैलामेंडर की पूरी पिट्यूटरी ग्रंथि की आवश्यकता है। टेलीपैथिस्ट औषधि के मुख्य अवयवों में से एक। हैंडमैन एल्जीर ने थोड़ा सिर हिलाया, जैसे कि वह विचार कर रहा हो। यह मेरे पास नहीं है। सच कहूं तो मैंने इस प्राणी को केवल पाठ्यपुस्तकों में देखा है। द सन डेरिक ने सुना कि यह शब्द स्वतः ही फैंटम नेटवर्क के रूप में अनुवादित हो गया। किस प्रकार की पाठ्यपुस्तक किसी अलौकिक प्राणी पर चर्चा करेगी? कितना ईर्ष्यालु। मैं इस तरह की जानकारी केवल बियॉन्ड सभा में मौखिक रूप से या कागज के मुड़े हुए टुकड़े के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ। वहां कोई प्रणाली नहीं है और ज्ञान के लिए मेरी खोज में संगठन का अभाव है। मैं भविष्य में सूर्य की पाठ्यपुस्तक के लिए व्यापार करने का एक तरीका ढूंढूंगा। ओह, उसे बार पोषण के फॉर्मूले में दिलचस्पी थी। ऑड्रे ने थोड़ा ईर्ष्यालु होकर सोचा। उस पल में एल्गर ने द फूल की ओर देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली। फिर उसने अपने विपरीत देखा और सोचते हुए कहा, मेरे पास रेनबो सैलामेंडर की संपूर्ण पिट्यूटरी ग्रंथि प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। ऑड्रे के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने आगे कहा, लेकिन यह इस आधार पर है कि किलांगोस पाया गया है। जब समय आएगा, रेनबो सैलामेंडर की पूरी पिट्यूटरी ग्रंथि उस अतिरिक्त मुआवजे के बराबर होगी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मिस जस्टिस, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जीव लगभग विलुप्त हो चुके हैं और हम इनके निशान केवल कोहरे के सागर, बरसेक सागर या सोनिया सागर के आदिम द्वीपों में ही पा सकते हैं। बहुत से लोगों के पास इन द्वीपों के निर्देशांक नहीं है। यदि आप रुचि रखते हैं तो हम एक सौदा कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन कुछ लोगों में से एक हूं जो जानता है कि वहां कैसे पहुंचा जाए। मुझे उन आदिम द्वीपों में भी दिलचस्पी है। क्लेन चुपचाप उनकी बातचीत सुनता रहा। रेनबो सैलामेंडर के विलुप्त होने के बारे में सोचते हुए उसे अचानक और नील ड्रैगन्स एंड जायंट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के साथ सुना गया मजाक याद आ गया। उसने अपने हृदय से एक आह भरी। ये सुनकर ऑड्रे रोमांचित हो गई। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, मैंने एक बार इतिहास से रूबरू होने के लिए इन आदिम द्वीपों की खोज में एक यात्रा पर जाने का सपना देखा था। हे देवी, टैरो क्लब बहुत शक्तिशाली है, बहुत अद्भुत। ऐसे सदस्य को भर्ती करने में सक्षम होना जिसके पास आदिम द्वीपों के निर्देशांक हो। स्तुति करो श्रीमान मूर्ख। ऑड्रे अपनी दर्शक अवस्था को बरकरार नहीं रख सकी और उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। आदिम द्वीप। क्लेन एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसने सम्राट रोसेले की डायरी के उस पन्ने के बारे में सोचा जो उसने देखा था, जिसमें सम्राट ने खुद को एक समुद्री डाकू राजा के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने कहा कि जब वह और उनके सर्वनाश के 4 घुड़सवार एक असुरक्षित समुद्री मार्ग पर कोहरे के सागर को पार कर रहे थे तो उन्होंने कई अलौकिक प्राणियों के साथ एक अनाम द्वीप की खोज की। क्या वह तथाकथित आदिम द्वीप हो सकता है? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, महान सम्राट ने अपनी डायरी में कोई निर्देशांक शामिल नहीं किया। शायद जानकारी भविष्य के कुछ पन्नों में होगी, लेकिन अभी तक मुझे कालानुक्रमिक क्रम में उसकी डायरी का कोई भी पन्ना नहीं मिला है। क्लेन अफसोस और प्रत्याशा से भर गया था। सन डेरिक पहले से ही सी ऑफ फॉग, बरसेक्सी, सोनियासी, आदिम द्वीप आदि शब्दों से भ्रमित था। उसे और अधिक निश्चित महसूस हुआ कि मिस जस्टिस और मिस्टर हैंडमैन एक अलग व्यक्ति थे। दुनिया उससे भी ज्यादा जो उसने किया। कुछ सेकंड के लिए खुद को संभालने के बाद ऑड्रे ने उत्सुकता से पूछा, क्या रेनबो सैलामेंडर के लगभग विलुप्त होने का मतलब यह है कि स्पेक्टेटर मार्ग जल्द ही अलग हो जाएगा? नहीं, स्थानापन्न सामग्री अवश्य होगी, एल्गर ने निश्चित उत्तर दिया। वहां कौन सी स्थानापन्न सामग्रियां हैं? पूछते ही ऑड्रे की आंखें चमक उठी। एल्गर ने कुछ गहन सच्चाइयों को उजागर किए बिना उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। शायद मनोविज्ञान किमियागर के सदस्यों को पता होगा। फिर आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि स्थानापन्न सामग्रियां होंगी? ऑड्रे को समझ नहीं आया। एल्गर ने हंसते हुए कहा, आप समय आने पर समझ जाएंगे। या क्या आपके पास अभी जानकारी के बदले में देने के लिए कुछ है? मुझे लगता है मैं इंतजार करूंगा। ऑड्रे चिल्लाया और आह भरी। उसने मिस्टर फूल से पूछने के विचार को भी खारिज कर दिया। फिलहाल मेरे जानने का कोई फायदा नहीं है। हैंडमैन निश्चित रूप से रियर एडमिरल हरिकेन के संबंध में कुछ पूछेगा और मुझे उस मामले में बहुत गहराई तक नहीं घसीटा जा सकता। उसे अचानक अपनी बुद्धि की प्रशंसा करने का मन हुआ, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर फूल उस समय बहुत निराश महसूस कर रहे थे। क्लेन एल्जीर के शब्दों में छिपे रहस्यों के बारे में जानने को उत्सुक था। दुर्भाग्य से मिस जस्टिस, जो इस दौरान सबसे अच्छी सहायता कर रही थी, ने लेन देन करने का विकल्प नहीं चुना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने लेन देन करने के लिए कौन सा तरीका चुना, सौदे की सामग्री कोहरे के मालिक से छिपाई नहीं जा सकी। खैर, भले ही रेनबो सैलामेंडर विलुप्त होने के करीब है, मनोविज्ञान किमियागर अभी भी विकल्प प्रदान करने के बजाय इसे एक घटक के रूप में सूचीबद्ध करने वाले सूत्र दे रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मनोविज्ञान किमियागरों के पास कुछ आदिम द्वीपों के निर्देशांक है? या क्या वे किसी ऐसे संगठन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं जिसके पास समन्वय है? क्लेन को आश्चर्य हुआ। लेन देन पर चर्चा समाप्त होने के बाद क्लेन ने चारों ओर देखा, फिर द सन की ओर रुख किया। उन्होंने सौम्य स्वर में पूछा, क्या चांदी का शहर अब भी देवताओं में विश्वास करता है? क्लेन केवल नाइटहॉक्स का एक आधिकारिक सदस्य था और गहरे रहस्यवाद ज्ञान तक उसकी कोई पहुंच नहीं थी। इसका एक उदाहरण बलि अनुष्ठान होगा। इस प्रकार स्वयं को समर्पित बलिदान करने की अपनी समझ को परिष्कृत करने के लिए रेकोहरे के ऊपर रहस्यमय स्थान में सामग्री को अनुक्रम 8 के रूप में स्थानांतरित करने के लिए क्लेन को इसे जल्द से जल्द अन्य स्रोतों से सीखने की आवश्यकता थी।
लगातार विचार करने के बाद वह 3 तरीकों के साथ आए। पहला, वह स्पिरिट गाइड डेली से पूछने जा रहे थे, जो एक डीकन होने के साथ साथ अनुष्ठानिक जादू में भी माहिर थे। लेकिन इससे उसे संदेह हो सकता है, इस प्रकार क्लेन केवल धैर्यपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा कर सकता था। दूसरा, वह श्री अजिक से पूछ सकता था, लेकिन क्लेन ये गारंटी नहीं दे सकता था कि वह इस क्षेत्र में ज्ञान को याद करने में सक्षम होगा। तीसरा, वह सिल्वर शहर में रहने वाले सन से पूछने के लिए एक गोल चक्कर का उपयोग करने जा रहा था। क्लेन को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि अपनी छवि को प्रभावी ढंग से बनाए रखते हुए वह ये कैसे करने जा रहा है। वह जो भी मांगता वह देवताओं से जुड़ा होता। डेरिक ने सम्मानजनक स्वर में उत्तर दिया, हम अभी भी उस प्रभु में विश्वास करते हैं जिसने सब कुछ बनाया, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर। द फूल का प्रश्न सुनकर ऑड्रे ने अपने कान खड़े कर लिए और अपनी दर्शक अवस्था में प्रवेश कर गई। वह द सन के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। वह हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहती थी कि चांदी का शहर कहाँ है और उस जगह में ऐसा क्या खास है, लेकिन वह पूछने का साहस नहीं कर पाती थी। आखिरकार इसने उनकी निजता को प्रभावित किया। उस समय मिस्टर फूल व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे थे। यह एक उत्कृष्ट जासूसी उपन्यास के पहले खंड को खत्म करने जैसा था जिसे वह लंबे समय से पढ़ रही थी, और आखिरकार उसे अगला खंड खरीदने का मौका मिला। सूर्य के उत्तर ने उसे निराश नहीं किया। वे मुख्यधारा के साथ रूढ़िवादी देवताओं में विश्वास नहीं करते थे, न ही वे दक्षिणी महाद्वीप की तरह मृत्यु में विश्वास करते थे। वे छुपे हुए अस्तित्व, दुष्ट देवताओं या शैतानो आदिम दानवता, छिपे हुए ऋषि, ब्रह्मांड के अंधेरे पक्ष, जंजीर वाले भगवान या सच्चे निर्माता पर भी विश्वास नहीं करते थे, जिसके बारे में द हैंडमैन ने उन्हें पहले बताया था। चांदी का शहर सचमुच विशेष है। वे वास्तव में स्वयं सृष्टिकर्ता की पूजा करते हैं। ये वह मौलिक पूजा है जिसका वर्णन मिस्टर हैंडमैन ने किया है ना? हम सर्वशक्तिमानता का वर्णन थोड़ा अजीब है। ऑड्रे ने अवचेतन रूप से द हैंडमैन पर एक नजर डाली और महसूस किया कि वह थोड़ा सिर हिला रहा था। क्लेन बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। उसने जानबूझकर हंसते हुए जवाब में पूछा, भले ही उसने तुम्हें छोड़ दिया हो। छोड़ा हुआ? निर्माता ने चांदी के शहर को त्याग दिया। अल्जीरिया हैरान रह गया अचानक जब उन्होंने किसी खास शब्द को लेकर अचानक कनेक्शन बना दिया। देवताओं की त्यागी हुई भूमि। चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की गोपनीय जानकारी में सुरक्षा मंजूरी स्तर पर अल्जीरिया, जो कैप्टन था, बिशप स्तर के बराबर पहुंच सकता था। देवताओं की छोड़ी गई भूमि हमेशा केवल एक नाम था जिसका कोई वास्तविक विवरण नहीं था। हालांकि ये स्पष्ट रूप से सोनिया सागर के अंत की ओर इशारा करता है। जहां तक वह जानता था, यहां तक कि चर्च के मूल में कार्डिनलों को भी ये पता नहीं था कि देवताओं की छोड़ी गई भूमि क्या दर्शाती है। लेकिन केवल चर्च के नेता, तूफानों के भगवान के प्रतिनिधि, स्थिति के बारे में कुछ जानते थे और देवताओं की छोड़ी गई भूमि की तलाश के लिए छिपे हुए मिशन का प्रभार ले रहे थे। एल्गर ने एक बार एक साहसिक अनुमान लगाया था जब उन्होंने सच्चे निर्माता के पवित्र निवास की तुलना की थी, जिसे अरोरा ऑर्डर द्वारा देवताओं की छोड़ी गई भूमि के साथ प्रचारित किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से द फूल ने अपने अनुमान की पुष्टि नहीं की थी, इसलिए वह निश्चित नहीं हो सका। अब वह ये जानकर हैरान और चकित रह गया कि टैरो क्लब का सदस्य, जो अपने कोड नाम के रूप में द सन का उपयोग कर रहा था, संभवतः देवताओं की छोड़ी हुई भूमि से था। मिस्टर फूल को पता था कि देवताओं की छोड़ी हुई भूमि इस समय कहाँ थी, और वह किसी को सभा का सदस्य बनने के लिए वहां से खींच सकता था। यह एक छिपी हुई जगह है जिसे चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एल्गर ने भयभीत होकर उस मूर्ख को देखा जो प्राचीन लंबी कांस्य मेज के अंत में सम्मान की सीट पर बैठा था। वह केवल ये देख सका कि वह घने कोहरे से घिरा हुआ चुपचाप अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था। ऑड्रे इस बारे में विशेष रूप से प्रभावित नहीं थी। उसने देवताओं की त्यागी हुई भूमि के बारे में एकमात्र बार द हैंडमैन के प्रश्न से सुना था। उसे विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए वह इसे मिस्टर फूल द्वारा पहले कही गई किसी भी बात से जोड़ने में विफल रही। चांदी के शहर में निर्माता द्वारा त्याग दिए जाने की किंवदंती है। मिस्टर हैंडमैन बहुत प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। वह किस बात से आश्चर्यचकित और भयभीत है? ऑड्रे ने उस क्षण का विवरण याद करते हुए हैरानी से सिर हिलाया। हाँ, हमें विश्वास है कि हम अंत में प्रभु का अनुग्रह पुनः प्राप्त करेंगे। शायद यह उस दिन होगा जब सूरज फिर से उगेगा, डेरिक बर्ग ने अनिश्चित स्वर में उत्तर दिया। हम पर एक समय दिग्गजों के शाही परिवार का शासन था और हम विशालकाय राजा और अमीर की पूजा करते थे। बाद में हमें भगवान ने बचा लिया और हम फिर कभी भगवान को धोखा नहीं देंगे। दिग्गजों के शाही परिवार द्वारा शासित, ये वास्तव में प्राचीन है, लेकिन यह मेल नहीं खाता। अल्जीरिया, जिसने कुछ अनुमान लगाया था, को अचानक द बुक ऑफ स्टॉर्म्स के छिपे हुए अध्याय में दूसरे युग के बारे में विवरण याद आया। द्वितीय युग को मानवता का अंधकार युग भी कहा जाता है। उस समय आकाश, महासागर और भूमि पर ड्रैगन, दिग्गज, कल्पित बौने, उत्परिवर्ती, शैतान, फीनिक्स, राक्षसी, भेड़िए और मृत आत्माओं का शासन था। लेकिन अंत में तूफानों के देवता, शाश्वत धधकते सूर्य और ज्ञान और बुद्धि के देवता ने अलौकिक प्राणियों को हराने में मानवता का नेतृत्व किया और तीसरे युग, गौरवशाली युग की शुरुआत की, जिसे बाद में प्रलय के रूप में जाना गया। विशाल राजा और अमीर। क्लेन ने मौन में नाम दोहराया। विभिन्न किंवदंतियों और मिथकों में ये देवताओं के बराबर एक महान अस्तित्व था। अब भी कुछ स्थान ऐसे थे जो उनकी पूजा करते थे। यहाँ तक कि इंटिस गणराज्य में सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगी अंगूर वाइन का नाम भी ऑर्मिर के नाम पर रखा गया था। ऐसा कहा जाता था कि विशाल राजा विशेष रूप से अंगूर की शराब को पसंद करता था, जो खून की तरह होती थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि युद्ध के देवता का चर्च योद्धा के पूरे मार्ग के नियंत्रण में है, जो एक बार दिग्गजों का था, क्या मैं मान सकता हूं कि ऑर्मिर युद्ध का प्राचीन देवता था? क्लेन ने अनुमान लगाया। उसने जानबूझकर सिर हिलाया, लेकिन इसके बारे में आगे नहीं सोचा। फिर उन्होंने शांति से पूछा, क्या आप अब भी इस सर्वशक्तिमान ईश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं? हाँ, हम अब भी ऐसा करते हैं, लेकिन जिस दिन से हमें छोड़ दिया गया उस दिन से हमें कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डेरिक की आवाज में अव्यक्त दर्द की झलक थी। क्लेन इत्मीनान से अपनी कुर्सी के पीछे झुक गया। उन्होंने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और कहा, अपने तर्पण अनुष्ठान की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। क्या मिस्टर फूल सिटी ऑफ सिल्वर के परित्याग के पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं, या क्या वह ये निर्धारित करना चाहता है कि सृष्टिकर्ता अभी भी अस्तित्व में है या नहीं? एल्गर को अचानक अपने शरीर में एक झटका महसूस हुआ और वह कांपने लगा। वह न केवल डरा हुआ था बल्कि उत्साहित भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि उसे देवताओं के बीच के रहस्यों के बारे में बताया जा रहा है। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे बिल्कुल नए स्तर पर ऊपर उठा दिया गया हो। मैं शक्ति के पीछे भाग रहा हूँ। क्या मैंने इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं किया? एल्गर पीछे झुका, अपनी ठुड्डी उठाए और अपने विचारों में बह गया।
मिस्टर हैंडमैन की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लगती। ऑड्रे ने दया से उसकी ओर देखा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि मिस्टर फूल और द सन के बीच संचार के पीछे कोई चौंकाने वाला रहस्य हो सकता है, जिसके कारण द हैंडमैन को मानसिक संतुलन खोना पड़ा। किलानगोस कमीशन समाप्त होने के बाद मिस्टर हैंडमैन ने आज जो सीखा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं कीमत चुकाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इसके लिए तैयार होंगे। ऑड्रे ने प्रत्याशा में सोचा, फिर भी थोड़ा चिंतित था। डेरिक ने अपने उत्तर पर लटके हुए भार पर ध्यान नहीं दिया और उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, हम भगवान के प्रतीक से ढकी हुई भव्य वेदियां बनाते हैं। हर बार जब हमें काली घास की भरपूर फसल मिलती है तो हम एक बलि अनुष्ठान आयोजित करते हैं। राक्षसों को हम बलि चढ़ाने के लिए अंधेरे की गहराई में पकड़ लेते हैं। भगवान की सम्मानजनक उपाधि और आवश्यक प्रार्थनाएं पढ़ने के बाद हम उसके लिए नृत्य करते हैं और फिर राक्षसों को मारते हैं ताकि उनकी आध्यात्मिकता और दूषित रक्त से पूरी वेदी रंग जाए। यदि हमने किसी राक्षस को नहीं पकड़ा है तो हम उसके स्थान पर सिटी ऑफ सिल्वर जेल में सबसे निचली मंजिल पर एक पापी का उपयोग करते हैं। फिर हम काले चेहरे वाली घास के पहले बैच को भोजन में बदलते हैं और इसे भगवान के सामने परोसते हैं। अंत में हम एकजुट होकर स्तुति गाते हैं और अनुष्ठान समाप्त करते हैं। चूंकि मैं खुद को बलिदान देने की योजना बना रहा था, मैं समय के बारे में चयनात्मक नहीं हूं और वेदी यथासंभव सरल हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राक्षसों की आध्यात्मिकता या बलिदान की पेशकश को पूरा करने के लिए बियॉन्डर शक्तियों वाले रक्त की सहायता से एक चैनल खोलना होगा। यह इस आधार पर है कि किसी को प्रतिक्रिया मिलेगी। कितना असाधारण। क्लेन ने अंततः कहने से पहले सिल्वर शहर में बलि अनुष्ठान के हर चरण का विश्लेषण करने के लिए अपने रहस्यवाद ज्ञान का उपयोग किया। संबंधित प्रार्थनाएं क्या है? आप उन्हें किस भाषा में सुनाते हैं? डेरिक भी इसका इंतजार कर रहा था ताकि श्राप से छुटकारा पाने के बारे में मिस्टर फूल से संकेत प्राप्त कर सके, इसलिए उसने इसे ध्यान से याद किया और उत्तर दिया, हम जोतुन का उपयोग करते हैं, जो कि भी है हमारी आम भाषा। संबंधित प्रार्थनाएं हैं। आपके समर्पित विश्वासी आपके ध्यान के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनका प्रसाद ग्रहण करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने राज्य के द्वार खोलें। ... क्लेन चुपचाप सुनता रहा और जानबूझकर छाए हुए कोहरे को धीरे धीरे अपने चारों ओर घूमने दिया। उसने सिर हिलाया जैसे किसी गहरी सोच में हो और चुप रहा। जहां तक ये बात है कि उसने इससे क्या सीखा, तो वह स्पष्ट रूप से इसे साझा नहीं करेगा। अल्जीरिया को यह बहुत सामान्य लगा। किसी देवता के रहस्य सीधे किसी नश्वर व्यक्ति पर कैसे प्रकट हो सकते हैं। डेरिक ने भी सत्ता में तेजी से बढ़ने के अपने संकल्प को मजबूत किया ताकि वह कुछ ऐसा हासिल कर सके जो मिस्टर फूल के मार्गदर्शन के बदले में उसकी रुचि जगा सके। कुछ और बातचीत के बाद क्लेन ने सभा समाप्त कर दी। उन्होंने जस्टिस, द हैंडमैन और द सन की आकृतियां अपने सामने गायब होते देखी। उसने नीचे देखा और असीम धूसर कोहरा और लाल रंग के तारे देखे जो शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय लग रहे थे। हालांकि अनुक्रम 8 में आगे बढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह और भी अधिक सितारों को जोड़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वह अधिक सदस्यों को अपने साथ जोड़ सकता था। कम से कम 2। क्लेन ने अविवेकी ढंग से सिर हिलाया। उन्हें नए सदस्यों को जोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने पहले की तरह कार्य करने की योजना बनाई। वह पहले इंतजार करेगा और निरीक्षण करेगा। यदि जस्टिस और द हैंडमैन के पास कोई सिफारिशें थी तो वह पहले उनका आकलन कर सकते थे। पिछली कुछ बार मैंने जो देखा वह तब था जब सूर्य प्रार्थना कर रहा था। उसके सामने एक स्पष्ट क्रिस्टल बॉल थी, लेकिन जब से मैंने उसे भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में खींचा, वह क्रिस्टल बॉल फिर कभी दिखाई नहीं दी। क्या क्रिम्सन स्टार के कनेक्शन के माध्यम से लोगों को खींचने के लिए आवश्यक शर्त का कुछ लेना देना है? उनके आसपास एक विशेष वस्तु होने के साथ? या क्या प्रत्येक लाल सितारा वास्तविकता में एक आइटम से मेल खाता है जो सफलतापूर्वक कनेक्ट होने पर ग्रे कोहरे के ऊपर की दुनिया में वापस आ जाएगा? मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस जस्टिस और मिस्टर हैंडमैन एक ही थे। चलिए मान लेते हैं कि मामला यही है। उस स्थिति में यदि इस विशेष वस्तु के बिना लोगों को ये कहना पड़े, वह मूर्ख जो इस युग का नहीं है, भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक, पीले और काले रंग का राजा जो सौभाग्य का स्वामी है, और मुझे उनकी प्रार्थनाएं सुनने की अनुमति दे, क्या मैं उन्हें अंदर खींच पाऊंगा? मैं इसे भविष्य में आजमा सकता हूँ। क्लेन अब और नहीं रुका। उन्होंने खुद को आध्यात्मिकता से लपेट लिया और ऊंचे महल, प्राचीन मेज और 22 ऊंची पीठ वाली कुर्सियों को पीछे छोड़ते हुए एक वंश को प्रेरित किया जो भूरे कोहरे के ऊपर स्थिर रूप से बैठी थी। उन्होंने क्लाउन पोशन की प्रचुर शक्ति पर महारत हासिल कर ली थी और इसके नकारात्मक प्रभावों को खत्म कर दिया था। इसलिए वह खुद को बुलाने के लिए अनुष्ठान आजमाना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि इस बार मैं क्या सोचूंगा। क्लेन ने उन्मत्त प्रलापों से गुजरते हुए प्रत्याशा और भय से सोचा। जब क्लेन अपने कमरे में लौटा तो उसने आध्यात्मिकता की दीवार को हटाने की कोई जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने कुशलता से चंदन से बनी एक मोमबत्ती निकाली और उसे अपनी मेज के बीच में रख दिया। इसके बाद उन्होंने अनुष्ठान के चरणों का पालन किया, अपनी आध्यात्मिकता के साथ मोमबत्ती को जलाया और अच्छे भाग्य और रहस्य का प्रतीक सार, अर्क और जड़ी बूटी पाउडर जड़ी बूटियों को बिखेर दिया। उन्होंने शांति और सद्भाव की खुशबू लेते हुए लौ को मंद और उज्ज्वल होने के बीच वैकल्पिक रूप से देखा। क्लेन 2 कदम पीछे गया और मेज पर रखी मोमबत्ती की ओर देखा। फिर वह दिग्गजों की भाषा में चिल्लाया, मैं। एक विराम के बाद वह हर्मीस की ओर मुड़ा, मैं अपने नाम से बुलाता हूँ। वह मूर्ख जो इस युग से संबंधित नहीं है, भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक, पीले और काले रंग का राजा जो सौभाग्य का स्वामी है। उस क्षण टिमटिमाती लौ ने सामंजस्यपूर्ण गंध के साथ मिलकर एक भ्रामक भंवर का निर्माण किया, एक ऐसा भंवर जिसने आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिकता को अवशोषित कर लिया। क्लेन द्वारा मंत्रों का पाठ समाप्त करने के बाद भंवर स्थिर हो गया, भूरे सफेद कोहरे का एक हथेली के आकार का घेरा बन गया। कोहरे का अवलोकन करने के बाद क्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के 4 कदम वामावर्त चलाए और जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसने अपनी ऊंची पीठ से प्रकाश की लहरें फैलती देखी। कुर्सी, उसकी कुर्सी पर अजीब प्रतीक, पुतली रहित आंख और आंशिक रूप से मुड़ी हुई रेखा की रहस्यमय आभा को उजागर करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और लक्ष्य की ओर अपना हाथ बढ़ाने से पहले अपनी आत्मा को शांत कर लिया। उसने मंत्रों को सुना जो उसने अभी अभी पढ़ा था। उसने देखा कि उभरती हुई आध्यात्मिकता और तरंगित प्रकाश एक भ्रामक दरवाजा बन गया है। दरवाजा अब पूरी तरह से बन गया है और रहस्यमय पैटर्न से भरा हुआ है। पैटर्न द फूल की कुर्सी के पीछे के प्रतीक के समान थे, एक प्रतीक जो पुतली रहित आंख और आंशिक रूप से मुड़ी हुई रेखाओं से बना था। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, क्लेन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और दरवाजा खोलने की इच्छा जताई। बिना किसी चेतावनी के शाश्वत अपरिवर्तनीय भूरे सफेद कोहरे और राजसी महल में लहरें बन गईं, जैसे एक शांतिपूर्ण तालाब में पत्थर डाला जा रहा हो। लहर संबंध के द्वार की दिशा में फैल गई।
घर्षण के कारण होने वाली भारी खरोंच की आवाज अचानक सुनाई देने लगी। भारी रहस्यमय दरवाजे में एक दरार दिखाई दी। इसके परे अनगिनत अवर्णनीय पारदर्शी आकृतियों से भरी एक बेहद अंधेरी दुनिया को हल्का सा देखा जा सकता था। वहां विभिन्न रंगों की धारियां, चमकदार वैभव भी थे जो अनंत ज्ञान को संजोए हुए थे। उस पर क्लेन को दरवाजे के पार से एक अकल्पनीय अप्रतिरोध्य आकर्षक शक्ति आती हुई महसूस हुई। वह उसकी ओर खींचे बिना नहीं रह सका। लानत है, क्या आप मुझे विकल्प नहीं दे रहे हैं? जैसे ही उसे यह खतरनाक विचार आया, उसका शरीर दरार से होकर दरवाजे के पीछे अंधेरे में गायब हो गया। चक्करदार उन्मत्त दहाड़ें धीरे धीरे कम हो गईं। आखिरकार क्लेन को होश आया। उसने सामने एक युवक को देखा। वह आदमी एक पुरानी शर्ट पहने हुए था, उसके काले बाल, भूरी आंखें और औसत दिखने वाला चेहरा था। उस आदमी का कद औसत था। वह थोड़ा पतला था, लेकिन उसके शरीर में काफी ताकत छिपी हुई लग रही थी। उनमें एक विद्वान का स्पष्ट आचरण भी था। क्या वह मैं नहीं हूं? क्लेन इस तरह के दृश्यों से अनजान नहीं था। जब भी वह दर्पण में देखता तो उसे कुछ इसी तरह का सामना करना पड़ता। उसने बिना सोचे समझे सिर हिलाया और अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसने अपना बिस्तर देखा जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। उसने देखा कि उसकी आधी टोपी, टक्सीडो और काला विंडब्रेकर उसके कपड़ों की रैक पर लटका हुआ है। उसने एक किताबों की शेल्फ देखी जिसमें बहुत सारी किताबें थीं, उसकी साफ सुथरी मेज जिस पर केवल एक मोमबत्ती थी। उसने मोमबत्ती की लौ को भूरे सफेद चमक बिखेरते हुए देखा। और अब वह भूरे सफेद कोहरे के हथेली के आकार के घेरे के सामने तैर रहा था। तो क्या मैंने सचमुच स्वयं को बुलाया है? ये कुछ शरीर से बाहर के अनुभव जैसा लगता है, लेकिन इसमें कुछ अलग भी है। क्लेन ने अपने भौतिक शरीर को उसकी खाली आंखों की ओर देखा और गहरे विचार में डूब गया। लेकिन अंततः वह एक बात की पुष्टि कर सका, ये केवल उसकी आत्मा थी, जिसे रहस्यवाद में उसका आत्मा शरीर भी कहा जाता है, जो कोहरे की दुनिया की ओर जाती थी। बाहरी स्वरूप एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं सीधे जस्टिस, द हैंडमैन और द सन की सूक्ष्म प्रक्षेपण सतह को देख सकता हूं और पुष्टि कर सकता हूं कि जब मैं कोहरे के ऊपर की दुनिया में था तो वे बियोडस थे या नहीं। मैं उनके अनुक्रम संख्याओं का भी अनुमान लगा सकता हूं। ऐसा लगता है कि मेरा भौतिक शरीर किसी प्रकार की सुरक्षा के अधीन है, शायद अनुष्ठान की शक्ति से, ताकि मैं इतनी स्थिरता के साथ खड़ा रह सकूं और अपना संतुलन न खो सकूं। मिस जस्टिस और अन्य के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। क्लेन को धीरे धीरे वर्तमान स्थिति की आदत हो गई और उसने अपने भौतिक शरीर और आत्मा दोनों की स्थितियों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उसने अपनी निगाहें हटा ली और अपनी आत्मा को हिलाने की कोशिश की, जो अब रहस्यमय अंतरिक्ष की शक्तियों से जुड़ गई थी। वाह, ठंडी हवा चलने लगी और कमरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। क्लेन ने उड़ने की अनुभूति का आनंद लिया, खुशी खुशी कमरे में चक्कर लगाए। मैं अब इस शहर में एक दूत की भूमिका भी निभा सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपने साथ भौतिक वस्तुएं ले जा सकता हूँ। उसने खुद को संभाला और रुक गया। वह हवा में तैरता रहा और अपनी अन्य क्षमताओं के साथ प्रयोग करता रहा। उसने अपनी किताबों की शेल्फ से एक नोटबुक निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसमें से निकल गया। यह थोड़ा चिपचिपा लगता है, ये हवा में घूमने जैसा नहीं है। मैं अधिक शक्तिशाली होने और भूरे कोहरे के ऊपर दुनिया की रहस्यमय शक्तियों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम होने के बाद इसे पकड़ने में सक्षम हो सकता हूँ। क्लेन ने एक बार फिर कागज का एक टुकड़ा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 10 सेकंड से अधिक विचार विमर्श के बाद वह कपड़े की रैक की ओर उड़ गया और अपना पारदर्शी हाथ अपने काले विंडब्रेकर की जेब में बढ़ा दिया। उन्होंने स्लंबर चार्म्स और रिक्विम चार्म्स को छुआ, जिन्हें उन्होंने एक सफल दावे से पुनः प्राप्त किया। वे उसकी अपनी आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वस्तुएं थीं, जो अलौकिक दृष्टि से सामान्य वस्तुओं से भिन्न थीं। इस प्रकार क्लेन ये देखना चाहता था कि क्या वह उन्हें ले जा सकता है। उसकी हथेली एक बार फिर आकर्षण से गुजरी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उनके अस्तित्व को महसूस कर सकता था। उन्होंने आध्यात्मिकता के अंतर संबंध को महसूस किया, लेकिन उन्हें समझने के लिए उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। बेशक एक और स्पष्टीकरण ये था कि आकर्षण के भीतर उसकी वर्तमान स्थिति के साथ एक मजबूत प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिकता नहीं थी। आध्यात्मिकता इतनी मजबूत नहीं है, क्लेन ने सोचा जब वह दूसरी जेब की ओर बढ़ा। उस जेब में जगमगाते सूर्य के आकर्षण संग्रहित थे, जिन्हें उसने दिव्य रक्त और अपनी आध्यात्मिकता की चुराई हुई शक्ति से बनाया था। एक गर्म अनुभूति तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसका रूप अधिक स्थिर हो गया और उसके विचार अधिक स्पष्ट हो गए। वह अपनी जेब से सोने का पतला टुकड़ा निकाल सकता था। उसके कमरे के दर्पण में भूत की कहानियों के वर्णन के समान आकर्षण अपने आप जेब से बाहर तैरता हुआ प्रतीत होता था। मैं चमकते सूर्य आकर्षण को स्थानांतरित कर सकता हूँ। मैं अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग करके ध्वनि भी बना सकता हूँ। इसलिए इस अवस्था में मेरे पास कुछ क्षमताएं हैं। क्लेन दर्पण की ओर उड़ गया और उसके सामने रुक गया। उसने देखा कि केवल पतला सोने का टुकड़ा ही प्रतिबिंबित हो रहा था। इसके अलावा केवल फर्नीचर और खींचे हुए पर्दों के कारण कमरे में अंधेरा था। कुछ सेकंड के विचार के बाद दर्पण के सामने लौटने से पहले उसने फ्लेरेंस संचाम को बिस्तर पर रख दिया। वह देखना चाहता था कि क्या वह दर्पण के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। उसकी दृष्टि अंधकार में हो गई। क्लेन का सुविधाजनक बिंदु अचानक बदल गया। उसने उस कमरे को देखा जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा था। वह फर्नीचर जो प्रकाश के कमजोर स्रोतों के कारण चमक रहा था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी अज्ञात कोने में छिपा हुआ हो, कमरे के एक छोटे से हिस्से में झांक रहा हो। मैं वास्तव में दर्पण के माध्यम से जा सकता हूँ, लेकिन ये केवल एक साधारण वस्तु है जो किसी रहस्यमय और अजीब दुनिया की ओर नहीं ले जाती। क्लेन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया और एक बार फिर अपने कमरे में लौट आया। फ्लेरेंस संचाम ले जाने की सफलता ने उन्हें अत्यधिक आत्मविश्वास दिया, इसलिए उसने कुछ और हड़पने का प्रयास किया। श्री अजिक की तांबे की सीटी। जैसे ही उन्होंने उस प्राचीन और जटिल वस्तु को छुआ, उन्हें अपनी आध्यात्मिकता का विस्तार और ठंडक महसूस हुई। उसकी मायावी आंखें अंधेरी, जलती हुई लिप्टों में बदल गईं। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो गया हूँ। मेरा रूप एक शैतान की तरह है, लेकिन प्रतिशोध की तीव्र भावना के बिना। क्लेन ने अपने मन को शांत करके अपने वर्तमान स्वरूप का अनुमान लगाया। ये जोकर की क्षमताओं में से एक थी। श्री अजिक की तांबे की सीटी वास्तव में आकर्षक है। उसने सिर हिलाया, ये देखते हुए कि अब वह निश्चित वजन वाले कागज के टुकड़े उठा सकता है। वह अपने स्लंबर चार्म्स भी उठा सकता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। मैं चांदी का अनुष्ठानिक खंजर ले जा सकता हूँ, लेकिन रिवॉल्वर बहुत भारी है। क्लेन ने अपने प्रयोग समाप्त किए और ये देखने के लिए मुड़ा कि क्या वह इस अवस्था में किसी मंत्र का उपयोग कर सकता है।
गंभीर परीक्षणों के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह 2 मंत्रों का जादू कर सकते हैं। पहला एक निराकार चीख है जो उनके लक्ष्य की आत्माओं को हिला सकती है और दूसरा लक्ष्य के संपर्क के माध्यम से ठंड जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। क्लेन एक संतुष्ट पड़ाव पर आया। उसने ओरियल खिड़की से बाहर सूरज की रोशनी और पर्दे से ढकी सड़क की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस अवस्था में दिन के दौरान घूम सकता हूँ। वह खिड़की की ओर तैरते हुए बुदबुदाया। फिर उसने सावधानी से पर्दा उठाया, एक छेद बनाया और थोड़ी मात्रा में सूरज की रोशनी को आध्यात्मिकता की दीवार से होकर कमरे में जाने दिया। तेज धूप के तहत क्लेन को लगा कि उसकी आत्मा काले कोहरे से उबर रही है। उसकी शक्तियां भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी जिससे पर्दा प्रकाश को अवरुद्ध कर सका। मैं नहीं कर सकता, क्लेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी नजर बिस्तर पर चमकते सूरज के आकर्षण पर रखी। मुझे आश्चर्य है कि यदि मैं अनंत धधकते सूर्य के दिव्य रक्त से संवर्धित हो जाऊं तो क्या प्रभाव वैसा ही होगा। वह बिस्तर की ओर बढ़ा और सोने के पतले टुकड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आकर्षण को छुआ, गर्म शुद्ध भावना ने उसकी बढ़ती ठंडी आध्यात्मिकता के साथ बिल्कुल विपरीतता पैदा कर दी। यह आग और पानी के बीच अस्तित्वगत संघर्ष जैसा था। चिटकना, उसने सोने का टुकड़ा ऐसे फेंक दिया मानो वह जल गया हो। श्री अजिक की तांबे की सीटी की शक्ति चमकते सूर्य आकर्षण के समान ही मेरी आत्मा में निवास नहीं कर सकती। तांबे की सीटी नीचे रखते ही क्लेन समझ गया। उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिकता कम हो गई है और उसकी आंखों की काली लपटें बुझ गई हैं। इस स्थिति में मेरे द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले दोनों मंत्र कमजोर हो गए हैं। प्रयोग के एक और दौर के बाद क्लेन ने फ्लेरिंग सनचार्म को पकड़ लिया और एक बार फिर से अपने स्पिरिट बॉडी पर इस आकर्षण के स्थिर और गर्म शुद्धिकरण प्रभाव को महसूस किया। वह खिड़की के पास लौटा और सावधानी से पर्दे के पार चला गया। सूरज की रोशनी उसके शरीर पर केवल गर्म महसूस हुई, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बुरा नहीं, क्लेन ने मिश्रित मुस्कान बिखेरी। उन्होंने अध्यात्म की दीवार पार कर अपना रास्ता बनाया और अधिक प्रयोग करने के इरादे से सावधानी से घर से बाहर निकल गए। नाम, रहस्यों का स्वामी लेखक कटलफिश जिसे गोताखोरी पसंद है। जोड़ बंद करे रीसेट। सितंबर की शुरुआत में टिंगन का मौसम ताजगी भरी ठंडक से बेहद ठंडी में बदल गया। हालांकि दोपहर 3 या 4 बजे की धूप अभी भी गर्म और सुखदायक थी। क्लेन आध्यात्मिकता की दीवार और ओरियल खिड़की से गुजरा। वह अपने शयनकक्ष के बाहर हवा में तैर रहा था और डेफोडिल स्ट्रीट पर आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों को देख रहा था। तभी भूरे रंग की श्रमिक वर्दी में एक आदमी था जिसने अचानक अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। क्लेन घबरा गया और छिपना चाहता था, लेकिन उसे कोई उपयुक्त कवर नहीं मिला। जब उसे पीछे छिपने के लिए कुछ नहीं दिखा तो वह चुपचाप अपने घर में घुसने लगा। हालांकि अपनी आंख के कोने से उसने उस आदमी को पहले केवल खिड़की पर नजर डालते हुए देखा। तभी उसकी नजर एक उड़ती हुई गोरैया पर पड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से वह उस पर से दृष्टि खो बैठा। टिंडन में कभी कभार पक्षी दिख जाते थे। ओह, मैं भूल गया था कि एक सामान्य व्यक्ति मुझे नहीं देख पाएगा। क्लेन ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि उसे अभी भी स्थिति का आदी होना बाकी है। जैसे जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, वह नीचे की ओर उड़ता गया और पास की एक विशाल सड़क पर चला गया जहां वह लोगों के सिर के ऊपर तैरता हुआ चला गया। जैसे जैसे वह करीब आया, क्लेन को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी दृष्टि उसकी आत्मा दृष्टि के समान थी। उसे इसे सक्रिय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसकी सीमा पर एक प्रतिबंध था। साथ ही आभा और भावनात्मक रंगों के अलावा वह किसी की आत्मा के अस्तित्व को हल्का सा महसूस कर सकता था। वे धुंधले, भ्रामक और पारदर्शी थे। इस स्थिति में मुझे लगता है कि मैं किसी व्यक्ति के शरीर को बाईपास कर सकता हूं और सीधे उनकी आत्मा पर हमला कर सकता हूं। क्लेन ने सोच समझकर सिर हिलाया। उसने चारों ओर चक्कर लगाया और अपनी सबसे तेज गति का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से आयरन क्रॉस स्ट्रीट की ओर उड़ गया। उसे रुकने और उस अपार्टमेंट के बाहर पहुंचने में देर नहीं लगी जिसमें वह रहता था। ये राजमार्ग पर एक कार की गति के बराबर होनी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि मैं अभी भी अंदर और बाहर नहीं जा सकता आत्मा की दुनिया, अन्यथा यह एकदम सही होगा। लेकिन अगर मैं आत्मा की दुनिया में खो जाऊं तो ऐसा कहा जाता है कि परिणाम बहुत गंभीर होंगे। जैसे ही क्लेन ने अपना आत्म मूल्यांकन पूरा किया, उसे निराश और उदास महसूस हुआ। एक अनकहा दबाव था। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि आयरन क्रॉस स्ट्रीट निराशा से घिरा हुआ था जिसे आम लोग देख सकते थे, एक अंधेरा जिसे सूरज की रोशनी दूर नहीं कर सकती थी। वहां स्तब्धता, निराशा, दर्द और अन्य भावनाओं की परतें एक दूसरे से जुड़ रही थी, जैसे कि वे साकार हों। ये बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा मैंने इस सड़क पर आध्यात्मिक धारणा का उपयोग करते समय अनुभव किया था जब मैं पहली बार दृष्टा बना था। आयरन क्रॉस स्ट्रीट की मिडिल स्ट्रीट और लो स्ट्रीट आज तक नहीं बदली है। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह के उत्पीड़न और उदासी को जमा होने में कितने साल लग गए। क्लेन ने अतीत को याद किया और आसपास की इमारतों की तीसरी मंजिल तक उड़ान भरते हुए आह भरी। आखिरकार उसे सूरज की रोशनी महसूस हुई और उसका अवसाद दूर हो गया। क्लेन लो स्ट्रीट के साथ उड़ान भरता था और समय समय पर वह ऐसे निवासियों को देखता था जो फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, भावहीन और कुपोषित दिख रहे थे। यहाँ तक कि वह 2 शवों के पास भी गया जो प्राकृतिक कारणों से मर गए थे, लंबे समय तक भूखमरी और कुपोषण के साथ अचानक बीमारी का कारण। हर महीने अनगिनत लोग तड़प तड़प कर मरते थे। हालांकि दक्षिणी महाद्वीप से आए दिवालिया किसानों और दासों ने बहुत जल्दी उनकी जगह ले ली। क्लेन ने चुपचाप आह भरी और दिशा बदल दी और दक्षिण की ओर उड़ गया। वह टिंडन का औद्योगिक क्षेत्र था। इस्पात कारखाने, सीसा कारखाने, सिरेमिक कारखाने, मुद्रण कारखाने, धातु कारखाने, मशीन निर्माण कारखाने और अन्य कारखाने सभी एक दूसरे के ठीक बगल में बने हैं। जैसे ही वह उड़ा, क्लेन ने ऊंची ऊंची चिमनियां देखी। उसने हवा में धूल भरी हुई और घनी उदासी देखी जो लो स्ट्रीट की तुलना में थोड़ी ही बेहतर थी। ये थकावट, दर्द, निराशावाद और स्तब्धता की भावनाओं से भरा हुआ था। जो मजदूर 30 की उम्र के थे उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता था। जैसे ही क्लेन क्षेत्र को अधिक करीब से देखने के लिए नीचे उड़ना चाहता था, उसे अचानक कमजोरी महसूस हुई। यह एक कमजोरी थी जो उसके अंदर से आई थी। मेरी आध्यात्मिकता दबाव का सामना नहीं कर सकती। क्लेन चिंतित हो गया। उसे घर लौटने की जल्दी थी, लेकिन अचानक उसे एक बेहतर संभावना का ख्याल आया। मुझे बुलाया गया। यदि मुझे संबंध समाप्त करना होता तो मैं स्वाभाविक रूप से वापस आ जाता। वह शांत हुआ और आसपास के माहौल और अपनी स्थिति को ध्यान से महसूस किया। आश्चर्य की बात नहीं, उसने कुछ ऐसा खोजा जो न केवल उससे बहुत दूर से जुड़ा था बल्कि उसके बेहद करीब भी था। इसने उसके लिए एक जटिल बंधन बना दिया।
इस संबंध के माध्यम से क्लेन ने फ्लेरिंग सनचार्म को कसकर पकड़ लिया और आह्वान को समाप्त करने की तीव्र इच्छा जताई। जैसे ही उसकी आकृति पारदर्शी से लगभग अदृश्य हो गई, एक विशाल और भयानक सक्शन बल ने उसे अभिभूत कर दिया और एक झटके में वह भौतिक दुनिया से गायब हो गया। असीम धूसर कोहरे में हर जगह सन्नाटा था और भ्रामक लाल तारे टिमटिमा रहे थे। क्लेन एक विशाल महल की तरह दिखने वाले ऊंचे महल में फिर से प्रकट हुआ, जब वह प्राचीन कांस्य मेज पर सम्मान की सीट पर बैठा था। पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से चली। इसके अलावा क्लेन ने सुखद आश्चर्य से अपने आत्मा शरीर को देखा और देखा कि इसमें गर्म और शुद्ध सोने का हिस्सा था। चमकता हुआ सूर्य आकर्षण, मैं वास्तव में भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में कुछ साकार लाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस आकर्षण को पकड़ लिया और यह सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ की कि यह कोई भ्रामक वस्तु नहीं है। क्लेन खड़ा हुआ और पूरी तरह संतुष्ट महसूस करते हुए आगे पीछे चलने लगा। उसने प्रत्याशा में मन ही मन सोचा, जैसा कि अपेक्षित था, सामग्रियों और वस्तुओं को इस रहस्यमय स्थान में लाया जा सकता है। मुझे बस सही रास्ता खोजने की जरूरत है। हालांकि ये तरीका काफी जटिल है। मंजिल तक पहुंचने से पहले मुझे काफी कुछ करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर सदस्यों द्वारा मुझे हर समय बुलाया जाता तो इससे दफूल की छवि को नुकसान पहुंचता। मैं ऐसा कभी कभार ही कर सकता हूं, या जब मैं इसे और अधिक समझ लूं। मैं एक मंत्र बना सकता हूं जो मूर्ख के आरोपी को बुलाता है, लेकिन यह उसी तरह मुझ पर भी निर्देशित होगा। मैं कोई जन्मजात मजदूर नहीं हूं। मंत्र का संकेत मेरी ओर क्यों होना चाहिए? जब समय आता है, मैं एक संदेशवाहक या एक अधिक अद्वितीय आराधक की तरह दिखने वाली चीज का अनुमान लगा सकता हूं और इसे सामग्री के प्रेषण और संग्रह से निपटने दे सकता हूं। जैसा कि क्लेन ने सोचा था, एक के बाद एक विचार सामने आए, लेकिन अपनी क्षमताओं और ज्ञान की सीमा के कारण वह अभी तक उन्हें अभ्यास में नहीं ला सका। चूंकि वह और भी कमजोर हो गया, क्लेन की अब और रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग खुद को घिरने और नीचे उतरने की भावना का अनुकरण करने के लिए किया। पलक झपकते ही वह अपने शयनकक्ष में लौट आया। उसने देखा कि उसके पर्दों के छेद से शानदार धूप आ रही है। उन्होंने अपने शरीर की जांच की और सुनिश्चित किया कि चमकता हुआ सूर्य आकर्षण वापस नहीं लाया गया, बल्कि भूरे कोहरे के ऊपर छोड़ दिया गया। जब मुझे पर्याप्त आराम मिल जाएगा तो मैं चमकते सूर्य आकर्षण को वास्तविकता में वापस लाने के लिए भोर में बुलाने की रस्म दोहराऊंगा। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं थोड़ी देर और स्थिति बनाए रख सकूं। इस तरह मैं लाल चिमनी वाले घरों की जांच कर सकूंगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि मैं अभी तक ऐसा नहीं कर सकता। मैं केवल कुछ घरों की जांच करने के लिए ही लंबी उड़ान भर सका और फिर भूरे कोहरे के ऊपर वापस लौटना पड़ा और आधे दिन तक आराम करना पड़ा। दक्षता उतनी ही कम होगी। क्लेन उसकी मेज के सामने गया और चुपचाप जलती हुई मोमबत्ती बुझा दी। अपना सामान पैक करने के बाद उन्होंने आध्यात्मिकता की दीवार को तुरंत नहीं हटाया। इसके बजाय वह बैठ गया और एक पत्र लिखने के लिए एक कलम और कागज निकाला। श्री अजिक को एक पत्र। प्रिय महोदय का अभिवादन लिखने के बाद उन्होंने लिखने से पहले कुछ मिनट तक सोचा। उद्धरण चिन्ह। मुझे हाल ही में खबर मिली कि 7 समुद्री डाकू एडमिरलों में से एक रियर एडमिरल तूफान किलांगोस ने बैकलैंड में घुसपैठ की है। वह एक रहस्यमय वस्तु रखता है जिसे कहा जाता है रेंटी बुक। यह एक चरवाहे के समान क्षमता प्रदान करता है जो अनुक्रम 5 से परे है, जो विभिन्न आत्माओं को निगलता है और उनकी संबंधित शक्तियां प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि आत्माओं की संख्या की एक सीमा होती है जिन्हें कोई चरने के लिए छोड़ सकता है, लेकिन आत्माओं को बाहर निकाला जा सकता है। अदला बदली की गई। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि किलांगोस के पास कई परिशक्तियां हैं और मुझे यकीन नहीं है कि वह बैकलैंड में क्या करने की कोशिश कर रहा है। मुझे जो खबर मिली उससे पता चला कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रहस्यमय वस्तु की तलाश में है जो किलांगोस को एक उच्च स्थान पर पहुंचा सकता है, सीक्वेंस बियॉन्डर या हाई सीक्वेंस बियॉन्डर जितना शक्तिशाली। क्लेन ने आमतौर पर किलांगोस के साथ स्थिति का वर्णन करने के लिए अपनी जानकारी का स्रोत तैयार किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि श्री अजिक इसकी पुष्टि के लिए नाइटहॉक कैप्टन की तलाश करेंगे। क्लेन ने सीधे तौर पर सहायता का अनुरोध नहीं किया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने अजिक को सावधान रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस विषय को लापरवाही से उठाया। भले ही श्री अजिक मदद करने को तैयार हो या नहीं, पहले नींव रखने से कोई नुकसान नहीं होगा। यदि क्लेन को अंततः मदद मांगने की जरूरत पड़ी तो यह अचानक से इस तरह प्रकट नहीं होगा। क्लेन ने धीरे से सांस छोड़ी और पत्र की मुख्य सामग्री लिखना शुरू कर दिया। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे के मास्टरमाइंड ने कोई आगे की कार्रवाई नहीं की है और मुझे अभी भी कोई संबंधित सुराग नहीं मिला है। जिस कारण से मैं आपसे अचानक संपर्क कर रहा हूं वह मुख्य रूप से बलि अनुष्ठानों के संबंध में आपका मार्गदर्शन मांगना है। हाल ही के एक मिशन के दौरान मुझे कुछ ऐसा ही पता चला। दर्शन के विवरण और श्री अजिक के उत्तर की तुलना के साथ मुझे उसके बाद एक बलि अनुष्ठान का प्रयास करने में सक्षम होना चाहिए। अनुष्ठान को उलटकर मुझे वस्तुओं को प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। ये स्वयं को बुलाने के बजाय सामग्री और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए यह अधिक उपयुक्त अनुष्ठान होगा। हाँ, आशा करते हैं कि श्री अजिक को इस बारे में जानकारी याद होगी। क्लेन ने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए बिना अपनी कलम नीचे रख दी। इसलिए मुझे यकीन है कि श्री अजिक प्रेषक के साथ कोई गलती नहीं करेंगे। इसलिए सावधान रहने के लिए। पत्र को मोड़ने के बाद उन्होंने अपनी 3 मीटर लंबी छत को देखा। थोड़ा झिझकते हुए बिस्तर से तांबे की सीटी उठाई। बिल्कुल सही, उसे बैठने दो और पत्र लेने दो। क्लेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तांबे की सीटी अपने होठों पर लगाने से पहले जोर से सीटी बजाय कोई आवाज नहीं आई, लेकिन क्लेन की तीव्र इंद्रियों ने देखा कि आसपास का वातावरण तुरंत ठंडा हो गया था। उन्होंने अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय किया और देखा कि ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान उनके अध्ययन डेस्क से धुंधली लेकिन चमकदार सफेद हड्डियां फव्वारे की तरह बाहर निकल रही थीं। सफेद हड्डियां तुरंत एकत्रित हो गईं और एक मायावी लेकिन विशाल राक्षस में बदल गईं। उसका सिर अध्यात्म की दीवार को चीरता हुआ न जाने कहां पहुंच गया। क्लेन ने सफेद कंकाल की जांघों और शरीर को देखा, साथ ही उसकी नीचे लटकी बांह को भी देखा। उसकी दाहिनी हथेली को खुला देखकर मुड़े हुए पत्र को उछालते समय क्लेन के होठों का कोना हिल गया। बड़ी हड्डीदार हथेली ने जोर से प्रहार किया और पत्र को मजबूती से पकड़ लिया। फिर क्लेन ने अपनी तांबे की सीटी उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से बजाई। राक्षस एक पल में ढह गया, हड्डियों में तब्दील हो गया, जो डूबने और गायब होने से पहले उसकी मेज पर गिर गया। इतना सब करने के बाद क्लेन ने अध्यात्म की दीवार हटा दी। अचानक चली हवा में वह लड़खड़ाते हुए कपड़े की रैक की ओर बढ़ा और तांबे की सीटी को उसकी मूल जगह पर लौटा दिया। फिर वह तेजी से अपने बिस्तर के पास गया और उसमें अपना सिर रख दिया।
जैसे ही उसके शरीर ने मुलायम गद्दे को छुआ, वह गहरी नींद में सो गया। रात के खाने के बाद क्लेन सोफे पर लेटने से पहले छोटी छोटी बातें करने लगा। उन्होंने हाल ही में वितरित आवा इवनिंग न्यूज उठाया और इत्मीनान से पढ़ना शुरू कर दिया। अपनी बहन के सामने बैठते समय बेंसन के चेहरे पर कटु भाव थे। उसके सामने डाइनिंग टेबल थी जिसे बेला ने साफ कर दिया था। उस पर व्याकरण की किताबें, क्लासिक साहित्य, अकाउंटेंसी नोट्स और अन्य सामग्रियां थीं। मेलिसा के सामने उसके नोट्स और स्टेशनरी थे जिनमें पेन, कागज, रूलर, कंपास आदि